Good afternoon to all. जो टॉपिक सैलरी का हमने करा था उसमें कुछ पूछना है आप लोगों ने? किसी बच्चे की लास्ट टॉपिक में से क्वेरी है? ओके उमेश, होमवर्क के क्वेश्चन अटेम्प्ट करे थे आप लोग ने? मैंने 15 तक, आई थिंक 15-16 तक आपको होमवर्क में क्वेश्चन दिए थे, आप लोगों ने अटेम्प्ट करे हो? लीव इनकैशमेंट तो भी डन ना, लीव इनकैशमेंट भी हो गया था, रिटायरमेंट बेनिफिट्स और अलाउंसेस सारे कर लिए थे। ये फिजिबल है आप लोग को? ये पीडीएफ विजिबल है ना आप लोग को? ओके फाइन। चलिए आज हम पर्क्स वाला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। पर्क्विजिट्स बेसिकली क्या है कि आपका एम्प्लॉयर आपको कुछ बेनिफिट्स दे रहा है। जिस तरह अलाउंसेस में तो उसने आपको पैसा दे दिया, आपको सब खुद मैनेज करने को कहा कि आप सब मैनेज कीजिए, ऑल्दो आपके हाथ में पैसा उसने दे दिया। अब यहाँ पर आपका एम्प्लॉयर आपके बिहाफ पे जो बेनिफिट्स आपको देने हैं, यहाँ आपका एम्प्लॉयर डायरेक्टली आपको प्रोवाइड करा रहा है, आपको कोई पैसे नहीं दे रहा उस चीज के। या कई बार सॉरी, ये पर्क्विजिट्स में दो पार्ट्स रहेंगे, एक मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी। ऑल्दो जो मेजर डिस्टिंक्शन कई लोग बताते हैं कि भाई अलाउंसेस में आपके हाथ में कैश दे दिया जाता है, पर्क्स में आपके हाथ में कैश नहीं दिया जाता। जो पर्क्विजिट्स रहेंगे यहाँ पर आपको बेनिफिट्स मिल रहे हैं। एक तरीका तो है कि एम्प्लॉयर वो एक्सपेंस खुद इंकर करे, जैसे टेलीफोन की बात हम करें, फोन की बात हम करें, आपको उन्होंने फोन दे दिया, अब उस फोन से आप ऑफिशियल कॉल्स भी कर रहे हो, उस फोन से आप पर्सनल कॉल भी कर रहे हो, आपका एम्प्लॉयर उस पे पैसे भर रहा है। ठीक, वन वे इज दिस। अब जब वो पेमेंट्स खुद से कर रहा है, इट्स अ परक्विजिट टू यू। तो ये जो परक्विजिट रहेगा, जहां आपके हाथ में फोन दे दिया, बिलिंग अपने आप ही मैनेज कर रहे हैं, कंपनी के नाम पे नंबर है तो कंपनी वाले अपने आप बिल पे कर रहे हैं। अनदर वे गिविंग अ बेनिफिट टू द एम्प्लॉई इज कि आपका एम्प्लॉयर आपको कह रहा है कि आपका जितना फोन का बिल आता है आप मेरे से आके रिम्बर्स करा लो। दैट इज रिम्बर्समेंट जो हुई कि आपने एक्चुअल में खर्चा करा, अपना बिल दिया कंपनी को और बिल ने कंपनी ने आपको उसकी पेमेंट कर दी, तो वो माना जाएगा आपके लिए मॉनेटरी पर्क्विजिट, जहां पर आप अपना बिल लेके जाते हो और उसके पैसे लेकर आते हो। नॉन मॉनेटरी में क्या है कि आपका जो भी बिल आ रहा है कंपनी ऑटोमेटिकली पे कर रही है, उसमें आपका ना आपके हाथ में कैश आया ना आपने अपनी तरफ से कुछ कैश पे किया। सेक्शन 17(2) सबसेक्शन 2 इसका कहता है कि पर्क्विजिट में क्या क्या इंक्लूड होगा। इंक्लूसिव डेफिनेशन है, कहते हैं इसमें रेंट फ्री एकोमोडेशन जो एम्प्लॉयर आपको प्रोवाइड करा रहा है, या कंसेशनल रेंट फ्री कंसेशनल रेंट पे एकोमोडेशन प्रोवाइड करा रहा है, या किसी भी तरीके की और कोई एमिनिटी ग्रांट कर रहा है जिसके लिए आपको कोई पैसे नहीं देने या कंसेशनल रेट आपको पे करना है, या आपकी कोई ऑब्लिगेशन है जो एम्प्लॉयर पूरी कर रहा है। जैसे कि मैंने फोन के बिल की बात करी कि आपका फोन का बिल है बट उसकी आपको पे करना है, बट दैट ऑब्लिगेशन इज बीइंग मेट बाय द एम्प्लॉयर। ठीक, या आपके बिहाफ पे किसी फंड में वो पैसा डाल रहा है एम्प्लॉयर, दीज ऑल विल कवर अंडर द पर्क्विजिट्स। पर्क्विजिट्स के अंदर इसको कवर अप किया जाएगा। ईसॉप्स मिल रहे हैं आपको,
अगर फ्री ऑफ कॉस्ट में चल रहे हैं दैट विल ऑल्सो परक्विजिट। कंसेशनल रेट में मिल रहे हैं तो जितना डिस्काउंटेड वैल्यू मिल रहा है आपको दैट विल बी द परक्विजिट वैल्यू। और अगर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन कर रहा है इन एक्सेस ऑफ 1,50,000 टू अप्रूव सुपरएनुएशन फंड तो दैट विल ऑल्सो कंसीडर एज परक्विजिट। नाउ यहाँ पर हमने क्या करना है, अलाउंसेस में हमने जो पढ़ा था वहां पर हम देख रहे थे कितना पार्ट एग्जम्प्ट है। हमारा फोकस किस पे था कि कितना पार्ट हमारा एग्जम्प्ट है। यहाँ पर हमने इन बेनिफिट्स की क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है। इन बेनिफिट्स की क्या निकालनी है, वैल्यू डिटरमिन करनी है और उसे हम सैलरी के अंदर ऐड करेंगे। अब यहाँ पर जब हम बात करते हैं पर्क्स के केस में, जिस तरह इन्होंने कुछ कहा कि कुछ बेनिफिट आपको पर्सनली दिए जा रहे हैं या आपके हाउस होल्ड के मेंबर्स को भी दिए जा रहे हैं, दैट विल ऑल्सो कवर्ड एज अ पर्क्स। ये स्पाउस, पेरेंट्स, सर्वेंट्स, चिल्ड्रेन और उनके स्पाउस, डिपेंडेंट्स, इन सबको हम मेंबर ऑफ हाउस होल्ड में लेते हैं। आगे हम कई जगह इसको पढ़ेंगे, मेंबर ऑफ हाउस होल्ड को मिलता है साथ में बेनिफिट। यहाँ पर एक बात कही गई है कि अगर आप स्पेसिफाइड एम्प्लॉयड हो, अगर आप स्पेसिफाइड एम्प्लॉय हो तो उस केस में कुछ आपके पर्क्स टैक्सेबल होंगे। अगर आप नॉन स्पेसिफाइड एम्प्लॉय हो तो वो कुछ पर्क्विजिट्स को हम टैक्सेबल नहीं करेंगे, ना ही उनकी वैल्यू निकाल के डालेंगे। जब स्पेसिफाइड एम्प्लॉय की बात करते हैं, डायरेक्टर एम्प्लॉय, एम्प्लॉय जिसका सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है एम्प्लॉयर में, यानी शेयर होल्डर की बात कर रहे हैं, तो यानी डायरेक्टर एक कंपनी के लिए स्पेसिफाइड एम्प्लॉयड है। शेयर होल्डर जिसके पास 20% से ज्यादा की होल्डिंग है वो स्पेसिफाइड एम्प्लॉयड है। और इवन एक पर्सन जिसकी सैलरी एक्सीड कर रही है 50,000 पर एनम, 50,000 पर एनम अमाउंट हो गया। जनरली आप कहे कि भाई अगर एक प्यून भी होगा तो उसकी भी सैलरी इससे ज्यादा ही होगी सालाना। बट हाँ, यहाँ पर इन्होंने बोला क्या, जो ये 50,000 की हम सैलरी कंप्यूट करेंगे फॉर डिटर्मिनिंग वेदर दिस पर्सन इज स्पेसिफाइड एम्प्लॉय और नॉन स्पेसिफाइड एम्प्लॉय, तो आपको कुछ पार्ट उसमें से हटा देने। सैलरी में से आप नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स को हटा दोगे, नॉन टैक्सेबल मॉनेटरी बेनिफिट्स को हटा दोगे। डिडक्शन 16 आई है, अभी हम डिस्कस करेंगे। 2 की, 3 की, इनको भी हटाएंगे। और एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे हमारे पास कुछ एग्जम्प्टेड पर्क्विजिट्स है। टीज और स्नैक, फूड, रिक्रिएशनल फैसिलिटीज, गुड्स सोल्ड टू एम्प्लॉई एट कंसेशनल रेट, कन्वेंस फैसिलिटी फ्रॉम ऑफिस टू रेसिडेंस, रेसिडेंस टू ऑफिस और टू द जजेस ऑफ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, ट्रेनिंग के एक्सपेंसेस जो बियर कर रहे हैं, जिसके अंदर बोर्डिंग लॉजिंग एक्सपेंसेस है ट्रेनिंग के लिए, वो सारे पर्क्स, ये सारे के सारे पर्क्स क्या है, एग्जम्प्टेड पर्क्स काउंट करे जाएंगे। अगर आप कोई सर्विस रेंडर कर रहे हैं आउटसाइड इंडिया तो ये पर्क्विजिट जो आपको मिल रहे हैं सरकार से वो भी एग्जाम्प्ट होंगे। अगर कोई स्पेसिफिक स्कीम के अंदर कंट्रीब्यूशन लेस है, पेंशन और डेफर्ड एन्युटी स्कीम के अंदर, स्टाफ ग्रुप इंश्योरेंस है, पर्सनल एक्सीडेंटल पॉलिसी लिए, ये सारे के सारे पर्क्स क्या माने जाएंगे, एग्जाम्प्ट माने जाएंगे। एक यहाँ पर लोन वाला पार्ट देखेंगे, आप अपने एम्प्लॉयर से लोन ले रहे हैं। अगर लोन का, अब ये जो लोन देता है आपको एम्प्लॉयर, या तो जनरली इंटरेस्ट फ्री देता है या जो मार्केट रेट है उससे कम रेट पे देता है। तो अगर कम रेट पे दिया है, लेट्स से मार्केट पे रेट 9% का है, आपको 2% पे लोन मिल गया है, तो जो 7% का वेरिएशन है दैट विल परक्विजिट फॉर यू। और आपसे कोई भी ब्याज नहीं लिया, इंटरेस्ट फ्री है, तो 9% इज योर परक्विजिट वैल्यू, जो आपका इंटरेस्ट का हम कंपोनेंट डिटरमिन करेंगे। हाँ, अगर आपने कोई डिजीज का ट्रीटमेंट कराने के लिए लोन लिया है वो एग्जाम्प्ट रहेगा, या पेटी लोन है 20,000 तक का, वो भी एग्जाम्प्ट रहेगा। कुछ मेडिकल फैसिलिटीज है, मेडिकल फैसिलिटीज जो ऑफिस में प्रोवाइड करी जा रही है वो एग्जाम्प्ट है। बट इस चीज का ध्यान रखिएगा कि अगर आपको कोई मेडिकल अलाउंस मिल रहा है तो वो फुल्ली टैक्सेबल होगा। periodicals एंड जर्नल्स फॉर डिस्चार्ज ऑफ वर्क कुछ आपने दिए हैं, उसको भी एग्जाम्प्ट करा गया है। टेलीफोन, मोबाइल फोन, फ्री एजुकेशन पॉलिसी, यहाँ पर इन सबको कुछ कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको हमने डिटेल में डिस्कस करना है। दे गिव यू द जर्नल व्यू, जिसमें कुछ इनर इन्होंने एग्जाम्पशंस दे रखी हैं, तो यहाँ पर उन सब की ग्रुपिंग कर दी है इन्होंने। तो विल स्टार्ट डूइंग इट, एक एक करके सारे पर्क्स देखेंगे। सबसे पहला हम पर्क्विजिट देखेंगे रेंट फ्री एकोमोडेशन का। सबसे पहला पर्क्विजिट हमारा कौन सा होगा, रेंट फ्री एकोमोडेशन।
अगर ये सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज को मिल रहा है, इवन इंक्लूडिंग मिलिट्री पर्सन, तो यहाँ पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट की ना, इनके पास अपना एक अमाउंट है, लाइसेंस फी होती है जो डिटरमिन कर रखी है, गवर्नमेंट के अपने रूल्स हैं। तो जनरल एम्प्लॉयज को बेनिफिट दिया जाता है, तो उसमें जो पोजीशन के हिसाब से वो वैल्यू डिटरमिन होती है कि इसकी कितनी वैल्यू कंसीडर करी जाएगी। तो उसके लिए हमें वो लाइसेंस फी मिलेगी और हम उसको वैल्यू में लेके क्वेश्चन में गिवन होगा, हमको याद करने का इसमें कोई पार्ट नहीं करना है। तो जो क्वेश्चन में वैल्यू दी होगी कि इनके हिसाब से कितना रेंट बनता है, आप सिंपली उसको परक्विजिट की वैल्यू में ले लोगे। इवन अगर आपको एकोमोडेशन गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है जहां पर आप डेपुटेशन पर्पस के लिए हो, तो अगर सिटी आपकी है जिसमें भी आपको एकोमोडेशन मिली है, अगर उसकी पॉपुलेशन 25 लाख से एक्सीड करती है, तो 15% ऑफ द सैलरी आप उसके अंदर एडअप करोगे। 10 to 25 की रेंज में है तो 10% की सैलरी लेनी है, और किसी और सिटी में है तो 7% ऑफ द सैलरी लेके चलोगे। अगर आपको ध्यान हो, हमने ग्रेजुटी में, आपका लीव इन कैशमेंट में, एचआरए में, सब में सैलरी का मीनिंग डिस्कस करा था। यहां पर भी सैलरी का मीनिंग है। सैलरी में अब आपने देखिए क्या क्या लेना है, बेसिक, डीए, बोनस, कमीशन, फी और ऑल अदर टैक्सेबल अलाउंसेस। और इसके साथ कोई और मॉनेटरी पेमेंट मिली है, इसके साथ कोई और मॉनेटरी पेमेंट मिली है, और उसमें से आपको एक्सक्लूड करने हैं पर्क्स, लमसम पेमेंट रिसीव फॉर द टर्मिनेशन ऑफ सर्विस, या वॉलेंटरी टाइम एंड ग्रेजुटी वगैरह कुछ मिला है, उनको हटाएंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट कोई और मिला, आप उसको एड अप करेंगे ये सैलरी की परसेंटेज अप्लाई करने के लिए। ठीक है, इसके अलावा जो अदर कैटेगरीज रही, नॉर्मल पर्सन वाली, जिसमें हम कहें नॉन गवर्नमेंट वाली, वहां पर भी देखिए सेम रेंज हमारे पास में है। अगर तो आपके एम्प्लॉयर ने उस प्रॉपर्टी को ओन कर रखा है, अगर एम्प्लॉयर की खुद की प्रॉपर्टी है, तो आपको उस एरिया की पॉपुलेशन चेक करनी है फर्स्ट ऑफ ऑल। अगर वो उसकी ओन्ड नहीं है, अगर एम्प्लॉयर की ओन प्रॉपर्टी नहीं है, फर्स्ट एम्प्लॉयर ने रेंट पे लिए फिर आपको दे दी है, इन दैट केस जो एम्प्लॉयर ने रेंट पे करा है और 15% ऑफ द सैलरी विच एवर इज द लोअर, हम उसको आपकी परक्विजिट वैल्यू कंसीडर करेंगे, यानी ये अमाउंट हम आपकी सैलरी में ऐड करेंगे। अब यहाँ पर हर बार आपको वैल्यू निकालनी सिखाई जाएगी कि कितनी वैल्यू आपने एड अप करनी है। अभी ये क्लॉज मैं आपको समझाऊंगी। सबसे पहले हम ये वाला क्वेश्चन करेंगे, मिस्टर चौहान वाला। बेसिक सैलरी 5000 पर मंथ, एजुकेशन अलाउंस 500 per month, fees 5000 per annum, entertainment allowance, DA, bonus, professional tax of the employee paid by the employer. He has been provided a rent-free accommodation in Mumbai. 60% of the DA only forms part of retirement benefits. Compute the value of the accommodation in the hands of Mr. Chauhan in the following case. First case where employer owns such accommodation, जहां एम्प्लॉयर उस एकोमोडेशन को ओन करता है। जब वो खुद ओन करता है तो हमने क्या चेक करनी है, उस एरिया की पॉपुलेशन चेक करनी है। अब मुंबई सिटी की पॉपुलेशन कितनी होगी, 25 लाख से कम होगी या एक्सीड ही करेगी? 25 लाख से एक्सीड करेगी तो उस केस में हमने कौन सा लेना है, 15%, 10% या 7.5%? बताएगी क्लास मुझे। एक बच्चे का आंसर आया अभी तक मेरे पास, नहीं 2-3 बच्चों का आंसर आ गया, 15% लेंगे। अब यहाँ पर पॉइंट आता है कि सैलरी में हमने क्या क्या इंक्लूड करना है। सैलरी में हम क्या क्या लेंगे, ऊपर चलते हैं और ऊपर से देखेंगे फैक्ट्स क्या क्या आएंगे। बेसिक सैलरी आएगी, यस और नो?
बेसिक सैलरी पार्ट बनेगा कि नहीं बनेगा? यस। एजुकेशन अलाउंस, पहले बार बताए हम अलाउंसेस लेंगे। जी हाँ, हम अलाउंसेस लेंगे। यहाँ टैक्सेबल वैल्यू निकाल के बताएंगे मुझे अलाउंसेस की। में दिया 500 पर मंथ एंड ही इज हैविंग 3 चिल्ड्रन। यहाँ टैक्सेबल बताएगी क्लास मुझे एजुकेशन अलाउंस की। जल्दी कंप्यूट करें, छोटा सा पार्ट है। कीर्ति टैक्सेबल वैल्यू बताओ, ये आप एग्जाम बता रहे हो। आई नो दी क्राइटेरिया, आप बच्चे मुझे फिगर निकाल के दो। 500 पर मंथ है, फुल ईयर का हो गया 6000। एग्जाम्शन बिल्कुल ठीक विशाल, आपने सही आंसर निकाला। इट इज गोइंग टू बी 3600। और इसको हमने सैलरी की डेफिनेशन जो आरएफए के लिए है, रेंट फ्री अकोमोडेशन के लिए, उसको कंसीडर करना है। फीस, ये फीस लेंगे कि नहीं लेंगे? फीस लेंगे। एंटरटेनमेंट अलाउंस, वंशिका 2400 होगा, नॉट 24,000। एंटरटेनमेंट अलाउंस, क्या इसमें हमें कोई एग्जाम्पशन मिलेगी एंटरटेनमेंट अलाउंस में? क्या एंटरटेनमेंट अलाउंस में कोई एग्जाम्पशन मिलेगी? नो। डीए कितना लिया जाएगा? क्या कंप्लीट हम ले लेंगे डीए? वेरी गुड। नीचे देखो आपको दिया हुआ है कि 60% ऑफ डीए लेना है, तो हमने पूरा डीए नहीं लेना, विल गोइंग टू टेक 60% ओनली। बोनस आएगा 10,000 पर एनम। नाउ दिस प्रोफेशनल टैक्स जो हमारा पार्ट रहेगा, ये सेक्शन 16 से भी बिलोंग करता है। पहले तो ये हम आपकी सैलरी का पार्ट बनाएंगे और फिर इसको एग्जाम कर देंगे। बट आरएफए के लिए इसका कोई रोल नहीं है। बट जब हम इसको क्या कहते हैं, ये वाला पार्ट इसमें कंसीडर करना है। आपने सैलरी में हमने कोई प्रोफेशनल टैक्स वाली बात नहीं करी थी, ये आगे हमारे कंपोनेंट जो हमने डिस्कस करे, और सब सम अप करके हमारे पास सैलरी आ जाती है 1,12,200। अगर इफ दिस प्रॉपर्टी इज ओन्ड बाय एम्प्लॉयर तो 15% ऑफ सैलरी आप कंसीडर करेंगे, दैट इज गोइंग टू बी 16,830। और अगर हायर्ड वाला केस है, हायर्ड वाले केस में हमने रेंट, जो क्वेश्चन में आपको स्पेसिफिकली दिया गया है, ये रेंट 900 पर मंथ, इस रेंट को कंपेयर करेंगे 15% ऑफ द सैलरी। 15% ऑफ द सैलरी इज गोइंग टू बी 16,830। पूरे साल का आपका रेंट कितना बन जाएगा? इट इज गोइंग टू बी 10,800। तो विच एवर इज लोअर, तो लोअर फिगर इज ऑफ 10,800, तो हमारी परक्विजिट वैल्यू केस में बनेगी 10,800 की। दिस पार्ट इज क्लियर? ओके फाइन। नेक्स्ट पार्ट करके दिखाएंगे जल्दी से। मुझे इलस्ट्रेशन 16 वाला पार्ट देंगे, करके दिखाएंगे। जब इस एरिया की पॉपुलेशन होगी 14,60,000, क्या डिफरेंस आएगा अगर 14,16,000 की पॉपुलेशन होती तो? क्या डिफरेंस आएगा पॉपुलेशन से? करेक्ट, जो हम 15% ले रहे थे फर्स्ट केस में, दैट विल गोइंग टू बी 10% ऑफ दी। क्या हाइड वाले केस में भी कुछ वेरिएशन आएगा?
क्या हायर्ड वाले में भी हम लोग 10% लेके चलेंगे? करेक्ट, हम इसमें 10% नहीं लेके चलेंगे क्योंकि इसमें स्टैटिक्स नॉर्मल ऑफ द पॉपुलेशन हमने 15% कंसीडर करना है। यहाँ देखिए सिर्फ फर्स्ट पार्ट का आंसर वेरी करेगा, रेस्ट सेम रहेगा। सेवनटीन और 18 इज योर होमवर्क। अब इस चीज का ध्यान रखेंगे, कई बार सिर्फ आपको एकोमोडेशन के साथ साथ फर्निश प्रॉपर्टी दी जाती है, फर्निश एकोमोडेशन दिया जाता है जिसमें फर्नीचर भी लगा हुआ है। ऐसे केस में जो ऊपर आपने एकोमोडेशन की वैल्यू नोट करी है, अब वैल्यू ऑफ फर्नीचर को भी उसमें कंसीडर करना है। फर्नीचर की वैल्यू कितनी होगी? अगर तो ये एम्प्लॉयर का ओन्ड फर्नीचर है तो उसमें आप सिंपली 10% ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट लेंगे। हम WDV वाला फंडा नहीं करेंगे, जो ओरिजिनल कॉस्ट है उसका 10% हम ऐड करेंगे। अगर ये एम्प्लॉयर ने खुद पहले हायर करा है और फिर एम्प्लॉय को प्रोवाइड कराया है, तो वट एवर द हायर चार्जेस बिंग पेड बाय द एम्प्लॉयर, उसको आप टैक्सेबल वैल्यू में यहाँ काउंट करोगे। इज इट क्लियर कि फर्नीचर वाले पार्ट में आप कैसे वैल्यू एड ऑन करेंगे? ये वाला पार्ट देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। मुझे यहाँ फर्नीचर की वैल्यू बताएंगे आप लोग कितनी ली जाएगी, हायर्ड वाली और ओन वाली। आई जस्ट वांट दी, आप फर्नीचर वाले वैल्यू का कितना पार्ट लेंगे इस क्वेश्चन में? कम ऑन, टीवी हायर्ड है तो उसमें क्या लेंगे, एक्चुअल चार्जेस लेंगे या 10% लेंगे? टीवी में हम लेके चलेंगे एक्चुअल हायर चार्जेस, रेफ्रिजरेटर में हम रेफ्रिजरेटर की कितनी वैल्यू लेके चलेंगे हम? वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर में हम क्या लिखा है वंशिका ने, चेक करेक्ट, 10% लेंगे हम, 10,000 का। वॉशिंग मशीन में करेक्ट वंशिका। अदर फर्नीचर्स में, अदर फर्नीचर में दिस इज द 1,000 पर मंथ, तो पूरे साल का कितना हो गया? 12,000। और ओन बाय में 20,000 का 10%। यहाँ पर आप एक चीज ध्यान रखना कि ये जो अमाउंट्स पर मंथ पर एनम है, अगर पर मंथ क्वेश्चन देता है, इस चीज का एक बार ये रीचेक कर लेना कि क्वेश्चन में टाइम पीरियड तो नहीं दे रखा कि कितने पीरियड के लिए सर्विस प्रोवाइड करी गई है। कई बार क्वेश्चन आपको ऐसे बोलेगा कि इन्होंने मई से दिया है, मई मंथ से प्रॉपर्टी दी है या फर्नीचर प्रोवाइड करा है, अक्टूबर से करा है, तो आप अकॉर्डिंगली वो नंबर ऑफ पीरियड देख के ही मंथ्स कंसीडर करेंगे। देखिए जिससे आपने वैल्यू कैलकुलेट करी। अगर आपको ये अकोमोडेशन कंसेशनल रेट पे दी जाती है, 10 रुपए का बनता है हिसाब, आपको सिर्फ 2 रुपए देने हैं, या आपने अमाउंट प्रॉपर्टी है जिसकी वैल्यू रेंट की है 10,000 की, जो हमने ऊपर वर्कआउट करा, और आपने सिर्फ 6,000 का रेंट पे करा, तो जो 4,000 का डिफरेंस जो आपने पे नहीं करा दैट इज ऑन टू द एम्प्लॉयर, तो वो आपकी परक्विजिट वैल्यू कंसीडर करी जाएगी। ठीक, इज दिस पार्ट इज क्लियर? यहाँ पर सिंपल और कुछ नया नहीं आएगा, आपने जो भी कंप्यूटेशन ऊपर से करी है उसमें से जो रेंट पे करा है एम्प्लॉय ने को,
उसको आप रिड्यूस करेंगे और टैक्सेबल वैल्यू काउंट कर लेंगे। फिर ये होता है, नेक्स्ट पार्ट करेंगे हम एकोमोडेशन प्रोवाइडेड इन अ होटल। जनरली क्या है कि अगर आपकी पोस्टिंग एक सिटी से दूसरी सिटी में हो रही है, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में हो रही है, आपको इमीडिएट घर नहीं प्रोवाइड कराया जाता, देयर सम पीरियड आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है कि आप ज्वाइनिंग करो और 10-15 दिन के अंदर आपको या तो खुद बोल देते हैं कि आप अपनी तरफ से घर ढूंढ लो, अदरवाइज आपको होटल में ठहराया जाता है और एम्प्लॉयर आपके लिए घर प्रोवाइड करता है। दोनों केसेस में अगर ये एम्प्लॉय होटल में रहता है और होटल का खर्चा कंपनी उठा रही है, होटल का जो एक्सपेंस है वो कंपनी ने बियर करा है, तो अगर तो उसका पीरियड ऑफ स्टे अप टू 15 डेज है तो आपने कोई परक्विजिट वैल्यू नहीं डिटरमाइन करी। अगर आपका स्टे अप टू 15 डेज है तब आपने कुछ भी टैक्सेबल नहीं करना है। सेकेंड केस, आपका ट्रांसफर होना चाहिए एक जगह से दूसरी जगह। मान लो आप दिल्ली की एक ब्रांच से दिल्ली की दूसरी ब्रांच में चल रहे हो और फिर वहां जाके होटल में रह रहे हो, तो दैट विल नॉट एक्सेप्टेबल। जो भी अमाउंट पे करा जाएगा वो आपकी परक्विजिट वैल्यू बन जाएगी। बट हाँ, आपकी एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे ट्रांसफर हुआ है, दैट्स वाई आपको होटल में रहना पड़ा है, अप टू 15 डेज तक कोई भी टैक्सेबल वैल्यू नहीं होगी। बट अगर आप उससे ज्यादा पीरियड एक्स्ट्रा रहते हैं, उससे एक्स्ट्रा पीरियड रहेंगे, तो जितना एक्स्ट्रा पीरियड रहे हैं उसको टैक्सेबल वैल्यू काउंट करा जाएगा, उसकी टैक्सेबल वैल्यू ली जाएगी। लेट्स से अगर आप 50 डेज के लिए लेट्स से रहे होटल में, तो अप टू 15 डेज तो पार्ट एग्जाम्प्ट हो जाएगा। तो रेस्ट जितना भी पीरियड बचा आपका, वो एक्सेस पार्ट टैक्सेबल किया जाएगा। अब इसकी वैल्यू कैसे डिटरमिन करी जाएगी? यहाँ बोलते हैं हम 20%, 24% ऑफ सैलरी लोगे उस पीरियड का, जिस पीरियड में आपने अकोमोडेशन ली है उसी पीरियड का 24% आप लेके चलोगे और इसको कंपेयर करोगे एक्चुअल चार्जेस पेड और पेबल टू सच होटल। इन दोनों में से जो सी लोअर वैल्यू होगी उसे परक्विजिट मान लिया जाए। तो बस 15 डेज तो आपको एग्जाम मिल रही है, रेस्ट बाकी वाले पार्ट को आप टैक्सेबल करेंगे। इवन होटल इंक्लूड्स दिस लाइसेंस मोटल्स या सर्विस अपार्टमेंट, गेस्ट हाउस, किसी को भी कह ले तो वो आपके लिए कंसीडर करा जाएगा एज अ परक्विजिट। अगर मान लो आपने कुछ शेयरिंग करी है एम्प्लॉयर के साथ में कि कुछ एक्सपेंस आपने पे करे हैं, कुछ एक्सपेंस एम्प्लॉयर ने पे करे हैं, इन दैट केस जो आपने अमाउंट पे करा है उसे इस परक्विजिट वैल्यू से रिड्यूस कर दिया जाएगा। यहां तक पार्ट क्लियर होती है? यहां तक बात क्लियर है? नेक्स्ट चलते हैं, इंश्योरेंस प्रीमियम इज बीइंग पेबल बाय द एम्प्लॉयर। अगर तो आपका एम्प्लॉयर आपके बिहाफ पे इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर रहा है, वेदर डायरेक्टली और डायरेक्टली थ्रू फंड, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, वहां से पेमेंट करा रहा है, दैट विल बी एड इन द परक्विजिट वैल्यू ऑफ द एम्प्लॉय। उसको ऐड करेंगे। एक बार हम क्या कर रहे हैं, उसको ऐड करने का मतलब उसकी सैलरी कंपोनेंट में इनकम लेके जा रहे हैं। ऑल्दो अगर LIC का प्रीमियम पे करा है एम्प्लॉयर ने तो वो एलिजिबल है ATC की रिडक्शन क्लेम करने के लिए। तो जो भी प्रीमियम पहले पे करा जाएगा वो सैलरी का पार्ट बनेगा और रेस्ट आपको डिडक्शन ATC की मिल जाएगी। अब हम आते हैं ESOPs पे। ESOP बेसिकली जहां पर आपकी कंपनी ने आपको सब्सिडाइज रेट पे या फ्री ऑफ कॉस्ट आपको शेयर्स प्रोवाइड कराए हैं कंपनी के, और इफ दिस शेयर्स आर बीइंग अलॉटेड और ट्रांसफर्ड ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2009, अगर है तो आपका ट्रीटमेंट ये रहेगा। बेसिकली अब आपने करना क्या है, आपने उस शेयर की FMV लेनी है, जो आपको शेयर मिला है उसकी FMV लेनी है, ऑन विच दिस ऑप्शन इज बीइंग एक्सरसाइज बाय द एसएससी। जनरली कंपनी क्या करती है, अपने एम्प्लॉयज को लंबे टाइम तक रोकने के लिए क्लॉज डालती है कि भाई आप 5 ईयर की सर्विस कंप्लीट करो, आपको कंपनी ESOPs देगी, स्वेट इक्विटी शेयर्स देगी।
तो जस्ट टू गेट, उसमें एक रेट भी मेंशन होता है कितने रेट पे आपको शेयर मिलेगा कंपनी का। तो जैसे ही आपका 5 साल का टेन्योर कंप्लीट होता है, यू आर बीइंग एलिजिबल कि आप वो कंपनी के शेयर्स लो, आपके पास ऑप्शन आ गई। ठीक है, अब ये जो ऑप्शन आपके पास में आई है, अब ये आपके विश है कि आपने वो शेयर परचेज करने हैं या नहीं करने। इफ यू आर एग्री कि ठीक है मेरे को एक कंपनी का शेयर लेना है, सब्सिडाइज रेट पे मिल रहा है, मैं भी लूंगा और उसको बाद में मार्केट पे बेच के प्रॉफिट इनकम अर्न कर लूंगा। अगर यहाँ पर ये जो आप किसी भी पर्पज है कि आपने लॉन्ग टर्म पर्पज के लिए अपने पास रखते हैं, तो अगर आपने एक बार पैसा पे करा है, जैसे शेयर है जिसकी मार्केट में प्राइस है 30 रुपीज की, आपको आपकी कंपनी 2 रुपीज में दे रही है, ठीक, तो यहाँ पर जो आपको 28 रुपीज का वेरिएशन मिला एट प्रेजेंट, जो सीधा आपको 28 रुपीज का वेरिएशन मिल रहा है एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट, तो जो वेरिएशन है वो आपकी परक्विजिट वैल्यू मानी जाएगी। तो हम यहाँ पर आपके शेयर बेचने का इंतजार नहीं कर रहे हैं, यहाँ सिंपली क्या चेक करा जाएगा, एफएमवी कितनी है, एफएमवी ली जाएगी जिस पे दिन आपने ऑप्शन एक्सरसाइज करी है उस दिन के हिसाब से, और इसमें से लेस कर देंगे वो अमाउंट जो आपने कंपनी को पे करा है, अपने एम्प्लॉयर को पे करा है। दैट विल बी योर वैल्यू ऑफ परक्विजिट। इस क्वेश्चन में देखेंगे, A company X grants option to its employee R on 1st April 14 to apply for 100 shares for making available right then and intellectual property to the employer company at the predetermined price of ₹50 per share, with date of vesting of the option being 1st April 15 and exercise period is 15 to 20। तो यानी 15 से लेके 20 तक का पीरियड है, वो कभी भी आके ये शेयर्स ले सकता है 50 रुपीज में। आर ने ही अपनी ऑप्शन यूज करी 31 मार्च 19 को, उसने ही अपनी ऑप्शन अवेल करी है 31 मार्च 19 को, एंड शेयर्स वर अलॉटेड टू हिम ऑन 3 अप्रैल 19। अब यहाँ देखेंगे हमने कौन सी डेट का प्राइस लेना है, 1 अप्रैल 14, 31 मार्च 19, कौन से वाले आपके पास डिफरेंट डिफरेंट डेट्स दिए हुए हैं, कौन सा लेके चलेंगे, यहाँ देखेंगे हमने कौन सा लेना है, ऑन विच द ऑप्शन इज एक्सरसाइज बाय द assessee, on which the option is being exercised by the assessee। और वो हमारे पास इस क्वेश्चन में कौन सी डेट बनेगी, जिस टेल मी द डेट, कौन सी डेट आएगी आपकी, बताओ जी कौन सी डेट का रेट लेंगे हम। करेक्ट, कीर्ति ने सही आंसर दिया। हमने कौन सा लेना है, 31 मार्च 19 वाला। तो रेट क्या रहेगा, 440 का। हमने कितना अमाउंट पे करा है, या एम्प्लॉय ने कितना अमाउंट पे करा है, 50 पे करा है, करेक्ट विशाल। तो इसमें अब आपकी इनकम कितनी बनेगी, परक्विजिट वैल्यू कितनी बन जाएगी, मुझे परक्विजिट वैल्यू बताएंगे कितनी बनेगी। चलो बच्चों सिंपल माइनस करके ही बताना है, ये मेरा आंसर। फिगर निकालने नहीं आ रही आप लोग को कि कैसे फिगर निकलेगी। एफ इज योर 440, अमाउंट उसने पे करा 50 का, इनटू नंबर ऑफ शेयर्स। करेक्ट, पूजा ने बिल्कुल सही आंसर दिया, विशाल का आंसर भी करेक्ट है, करेक्ट कीर्ति। करेक्ट योगी। नेक्स्ट चलेंगे मोटर कार की परक्विजिट वैल्यू पे। यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखना है आपने कि गाड़ी किसकी है और उसकी मेंटेनेंस कौन कर रहा है। थोड़ा सा बड़ा परक्विजिट आ जाता है बट स्टिल अगर तो देखो गाड़ी एम्प्लॉयर की है, एम्प्लॉयर ही उसका खर्चा सारा बियर कर रहा है। कार किसकी है, कार है एम्प्लॉयर की, और कार का जितना भी एक्सपेंस है विद रिस्पेक्ट टू पेट्रोल,
ड्राइवर सैलरी, रिपेयर मेंटेनेंस का जो सर्विसिंग कराने का एक्सपेंस है, इंश्योरेंस या जो भी कराना है वो सब कौन कर रहा है? एम्प्लॉयर कर रहा है। और एक कार बीइंग यूज बाय एम्प्लॉय है। अगर तो कार एम्प्लॉयर की एम्प्लॉय ने यूज करी है फॉर ऑफिस पर्पस, तो कोई भी परक्विजिट वैल्यू उसमें नहीं आएगी, उसमें कोई भी परक्विजिट वैल्यू नहीं आएगी। अगर वो उसे यूज कर रहा है फॉर पर्सनल पर्पस, अगर यूज कर रहा है इसे वो पर्सनल पर्पस, सिर्फ अपने पर्पस के लिए यूज कर रहा है, तो जितनी भी मेंटेनेंस कॉस्ट दी है एम्प्लॉयर ने, जितनी भी मेंटेनेंस कॉस्ट दी है एम्प्लॉयर ने वो, प्लस जिस तरह हमने फर्नीचर के केस में पढ़ा था, फर्नीचर अगर एम्प्लॉयर का ओन्ड होता था तो हम वहां पर कितना अमाउंट ऐड कर रहे थे? 10% ऑफ द एक्चुअल कॉस्ट, ओरिजिनल कॉस्ट। तो यहाँ पर भी मेंटेनेंस का जितना एक्सपेंस बियर कर रहा है एम्प्लॉयर ने वो, प्लस कार की जो डेप्रिसिएशन यानी जो 10% ऑफ द एक्चुअल कॉस्ट, दैट विल बी कंसीडर एज परक्विजिट वैल्यू। और एक कौन से एम्प्लॉयज के लिए होगा? फिर क्लियरली देखिए, किन एम्प्लॉयज के लिए होगा? स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज के लिए कंसीडर करा जाएगा। अगर एम्प्लॉयर की गाड़ी ऑफिशियल और पर्सनल पर्पस दोनों के लिए यूज हो रही है, अगर एम्प्लॉयर की गाड़ी ऑफिशियल और पर्सनल पर्पस दोनों के लिए यूज हो रही है, इन दैट केस 1800 और 2400, अब ये दो स्लैब्स क्यों दिए हैं 1800 2400? इट डिपेंड्स अपॉन द कैपेसिटी ऑफ द कार। अगर छोटी गाड़ी है, छोटी गाड़ी के केस में 1800 लेके चलेंगे, और अगर बड़ी गाड़ी है तो इसमें 2400 लेके जाएंगे। अब ये छोटी बड़ी गाड़ी का क्राइटेरिया कैसे आएगा? सीसी कैपेसिटी से ऑफ इंजन, सीसी ऑफ इंजन अगर 1.6 लीटर से एक्सीड करता है तो वह हाई कैपेसिटी की गाड़ी मानी जाएगी, अगर एक्सीड नहीं करता तो वो लो कैपेसिटी की गाड़ी मानी जाएगी। और क्वेश्चन में आपको ये गिवन होगा। ठीक, तो अभी हमने फर्स्ट पार्ट पढ़ा जहां पर एम्प्लॉयर ने गाड़ी ओन कर रखी है और गाड़ी का खर्चा सारा एम्प्लॉयर ही बियर कर रहा है। अगर एम्प्लॉय यूज कर रहा है तो ऑफिशियल पर्पस के लिए कोई परक्विजिट नहीं होगा। अगर सिर्फ पर्सनल पर्पस के लिए कर रहा है तो मेंटेनेंस कॉस्ट प्लस डेप्रिसिएशन देना पड़ेगा। अगर दोनों पर्पसेस के लिए कर रहा है तो अगर लेस देन सॉरी अप टू 1.6 लीटर वाली सीसी कैपेसिटी की कार है तो 1800, अगर उससे एक्सीडिंग है तो 2400 पर मंथ की परक्विजिट वैल्यू आपने सिंपली एड ऑन कर देनी है। एंड दिस इज फॉर द स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज, नॉन स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज के लिए ये वैल्यू 0 रहेगी। दिस पार्ट इज क्लियर? नेक्स्ट आते हैं, एम्प्लॉयर ने कार ओन कर रखी है और कार इज बीइंग मेंटेन बाय द एम्प्लॉय। कार किसकी है? एम्प्लॉयर की है। सारे एक्सपेंसेस कौन कर रहा है? एम्प्लॉय कर रहा है। इन दैट केस अगर वो ऑफिस पर्पस के लिए यूज कर रहा है कोई परक्विजिट नहीं होगा। अगर पर्सनल पर्पस के लिए है तो देखिए मेंटेनेंस का खर्चा तो अब एम्प्लॉयर नहीं बियर कर रहा, मेंटेनेंस का एक्सपेंस जो है वो कौन बियर कर रहा है? एम्प्लॉय बियर कर रहा है। तो इस केस में सिर्फ और सिर्फ क्या मिलेगा आपको? डेप्रिसिएशन मिलेगा। डेप्रिसिएशन आपने लेना है फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटिंग द टैक्सेबल वैल्यू। अगर वो दोनों पर्पसेस के लिए यूज कर रहा है, इन दैट केस 600 और 900 पर मंथ। ठीक, और मेंटेनेंस की जो एक्सपेंसेस की बात कर रहे हैं इसमें सब तरीके के एक्सपेंसेस इंक्लूड करेंगे, जैसे मैंने पेट्रोल का बताया, इंश्योरेंस का बताया, ड्राइवर का बताया, वो सब इसके अंदर इंक्लूड किया जाएगा। अब यहाँ पर कार इज बीइंग ओन्ड बाय एम्प्लॉय, कार एम्प्लॉय की है, एम्प्लॉयर उसके एक्सपेंसेस बियर कर रहा है। अगर ऑफिशियल पर्पस के लिए बियर कर रहा है नॉट अ पर्क, पर्सनल पर्पस के लिए अगर कर रहा है तो सिर्फ मेंटेनेंस कॉस्ट जाएगी। अब इसमें देखिए डेप्रिसिएशन ना आने का लॉजिक सीधी सी बात है कि कार किसकी है? एम्प्लॉय की खुद की है। यहाँ पर एम्प्लॉयर का कोई रोल ही नहीं है कार के केस में, तो डेप्रिसिएशन नहीं आएगी, सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा? मेंटेनेंस का। सेकेंड केस में अगर दोनों पर्पस कर रहा है ऑफिस और पर्सनल पर्पस के लिए, तो जो भी एक्सपेंस एम्प्लॉयर ने करा है, जो भी एक्सपेंस एम्प्लॉयर ने करा है उसमें से सिंपल रिडक्शन होगी, उसमें से आप ऐड नहीं करेंगे, जितना खर्चा ने करा है वो एक्सपेंस भी लेंगे हम, और उसमें 1800 या 24 पर मंथ के हिसाब से रिड्यूस करेंगे, प्लस ड्राइवर के नाम का और 900 पर मंथ हम एक्सक्लूड करेंगे।
ठीक। और ये सब एम्प्लॉयज के लिए एप्लीकेबल है। जिससे ऊपर वाले दोनों पार्ट थे जहां पर कार ओन्ड बाय एम्प्लॉयर थी तो सिर्फ स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज के लिए थे। यहाँ पर कार ओन्ड बाय एम्प्लॉय है, दिस फैसिलिटीज फॉर ऑल एम्प्लॉयज। तो उसकी परक्विजिट वैल्यू आप इस तरीके से कंप्यूट करेंगे। ये पार्ट क्लियर हुआ किस तरीके से आपने वर्किंग करनी है। हम एक क्वेश्चन करेंगे। Sonam has provided a car 1.7 liter by his employer विकास लिमिटेड। एम्प्लॉयर की कार है, एम्प्लॉय को दिया है। कॉस्ट ऑफ द कार टू द एम्प्लॉयर 3,50,000। मेंटेनेंस कॉस्ट incurred by employer 30,000 per annum। Chauffeur salary paid by the employer 3,000 per month। Find the value perquisite for Sonam for assessment year 2021 if the car is used for A office purpose। अगर कार ऑफिस पर्पस के लिए यूज करी गई है क्या कोई टैक्सेबल वैल्यू होगी? नहीं होगी। बताएंगे ऑफिस पर्पस के लिए है तो क्या टैक्सेबल वैल्यू होगी कोई? नहीं, बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट इज पर्सनल पर्पस के लिए। पर्सनल पर्पस के लिए कार किसकी है? कार है एम्प्लॉयर की। मेंटेन कौन कर रहा है? एम्प्लॉयर ही मेंटेन कर रहा है। ऐसे केस में पर्सनल पर्पस के लिए कार है, हम कौन से वाले रेंज में आएंगे? फर्स्ट केस में आएंगे, सेकंड केस में आएंगे? बताइए क्या। कार है एम्प्लॉयर की, एम्प्लॉयर मेंटेन कर रहा है, पर्सनल पर्पस के लिए है। यहाँ पर फर्स्ट केस के हम सेकंड वाले पार्ट में आएंगे जहां मेंटेनेंस कॉस्ट और प्लस डेप्रिसिएशन हमें दोनों लेने हैं। बताएंगे कितनी वैल्यू बनेगी। मेंटेनेंस कॉस्ट में हम कौन कौन से एक्सपेंसेस लेंगे? पेट्रोल, पेट्रोल रादर कहाँ आ गया भाई? ये आपका लेना है मेंटेनेंस कॉस्ट 30,000 और शॉपर सैलरी 3,000 पर मंथ दी है, 36,000 वुड बी दिस। और डेप्रिसिएशन के लिए आपका 3,50,000 का 10%। तो दैट विल बी ऑल फॉर दिस। अगर बोथ पर्पसेस के लिए है, पर्सनल भी है और ऑफिशियल भी है, तो हमने क्या लेना है इसमें? वैल्यू लेनी है एग्जैक्ट। 24 वाली वैल्यू लूं या 1800 लूं? मुझे दोनों से वैल्यू बताएंगे कौन सी लेनी है हमने। 1800 या 2400? करेक्ट, 2400 वाली वैल्यू लेके चलेंगे। इंजन की कैपेसिटी आपको दी हुई है क्वेश्चन में, 2400 लेके गए। प्लस ड्राइवर भी उन्होंने बोला है शॉफर, और शॉफर के नाम का हमने कितना ऐड करना है? 900 पर मंथ फॉर ड्राइवर फैसिलिटी हम ऐड करेंगे, और 3300 पर मंथ की फिगर आपके पास में आ जाएगी। अभी कह रहे हैं बी और सी केस में अगर एम्प्लॉयर ने चार्ज करा है 15,000 पर एनम फॉर दिस फैसिलिटी, तो जो भी अमाउंट चार्ज करा है सिंपली आपने उसको रिड्यूस कर देना है, जैसे कि हमने बी पार्ट में करा, रिड्यूस कर दिया। बट जब हम पार्ट करते हैं सी पार्ट की, सी पार्ट में जहां पर हम ये स्टैट्यूटरी वैल्यूज ले रहे हैं, जहां पर हम ऑलरेडी रिड्यूस वैल्यू ले रहे हैं, इन दैट केस ये जो जितना भी रिम्बर्समेंट इसने पे करा है, एम्प्लॉय से रिकवर करा है एम्प्लॉयर ने, उसे हम सब्ट्रैक्ट नहीं करने वाले, क्योंकि ऑलरेडी हम एक रिड्यूस अमाउंट लेके चल रहे हैं। यहाँ पहले वाले केस में वैल्यू कितनी बन रही थी? 1,00,000
की वैल्यू बन रही है, 15 कवर करा, 86,000 रुपीज टैक्सेबल। अब यहाँ जब वैल्यू ही 39,600 बन रही है, उसमें पूरे साल का 15 माइनस करेंगे तो बचेगा क्या? सीधी सी बात है कि जहां पर भी आप स्टेचुटरी वैल्यूज लेंगे, वहां पर आपने जो भी अमाउंट रिकवर हो रहा है एम्प्लॉय से, उसको सब्ट्रैक्ट नहीं करना है। इलस्ट्रेशन 22, 23, 24। अब एक ये लॉग बुक वाला में फंडा भी क्या है, जहां पर आपका एम्प्लॉय आपको लॉग बुक मेंटेन करके पूरी बता रहा है कि उसने कितने किलोमीटर पर्सनल पर्पस के लिए यूज करी है, कितने किलोमीटर ऑफिशियल पर्पस के लिए यूज करी है, अगर तो दैट इज इजीली डिस्टिंग्विशेबल। तो ऐसे केस में जो अमाउंट रिम्बर्स करा जा रहा है, जो भी अमाउंट रिम्बर्स करा जाएगा आपका पर्सनल पर्पस वाला, सिर्फ उसी को ही हम टैक्सेबल करेंगे, रेस्ट ऑफिशियल वाले को टैक्सेबल नहीं करेंगे। जैसे कि इस क्वेश्चन में है, कार है 1.5 लीटर वाली, जिसकी कार यूज हुई है 80% फॉर बिजनेस पर्पस के लिए, 50,000 का एक्सपेंस हुआ है मेंटेनेंस के लिए। तो यहाँ जो 80% यूज हुआ है फॉर बिजनेस पर्पस के लिए, तो दैट विल नॉट बिकम द पार्ट ऑफ परक्विजिट वैल्यू, जहां पर उसने प्रॉपर लॉग बुक मेंटेन कर रखी है। अगर लॉग बुक मेंटेन नहीं करी है, इन दैट केस, तो जो स्टैट्यूटरी वैल्यू आपको दी हुई है क्वेश्चन में 1800 और 400 माइनस करने की, वो आप फिगर लेकर चलोगे। तो यहाँ पर जनरल आपको लॉग बुक मेंटेन करनी होती है। इस लॉग बुक में आप लिखते हैं कि आपका किलोमीटर जो उसमें कार में दी है, किस रेंज से लेके किस रेंज तक गाड़ी चली, ये रेंज वाली में आपने क्या पर्पस के लिए यूज करा, क्या टाइम यूज करा, वो पूरी एक नोटबुक तैयार होती है। इसका अलग से लॉग रजिस्टर भी आता है। ये पार्ट क्लियर है आपको कि नहीं? अगर आपको मल्टीपल कार मिलती है, एक चीज और सुन लो आप, अगर आपको मल्टीपल कार्स मिलती हैं, तो एट प्रेजेंट आप एक कार को प्रिज्यूम करोगे, एक कार को प्रिज्यूम करोगे फॉर ऑफिस एज वेल एज पर्सनल। रेस्ट जितनी भी कार्स होंगी, रेस्ट जितनी भी कार होंगी, उनको आप पर्सनल पर्पस के लिए ही कंसीडर करोगे। लेट्स से अगर एक एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को 3 कार दे रखी है, तो उसमें जब आप वैल्यू डिटर्मिन करने जाओगे, जिस तरह हम हाउस प्रॉपर्टी में कर रहे थे कि 2 घर को सेल्फ ऑक्यूपाइड मान सकते हैं और एक को जो एक्स्ट्रा होगा उसे डीम टू लेट आउट कंसीडर करेंगे, तो उसमें हम ऑप्शंस बनाते थे, तीनों ऑप्शन बनाते थे, और जिसपे लोएस्ट वैल्यू होती थी हम उस ऑप्शन को अवेल करते हैं। सेम वे में यहाँ पर है, अगर आपको मल्टीपल कार्स प्रोवाइड करी जा रही हैं, तो एट प्रेजेंट एक को आप ऑफिशियल पर्सनल दोनों मानोगे, इसको पर्सनल पर्सन कंसीडर करके आपने वैल्यू डिटरमिन करनी है, और जोन सी लोएस्ट वैल्यू है आप उसको ऑप्ट करके जा सकते हो। अगर एक बार आपने अटेम्प्ट करना है, मेरे सामने ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट कर ले, तो आपको क्लियर हो जाएगा। नंबर 26, आई एम गिविंग यू 5-10 मिनट्स कि आप इस इलस्ट्रेशन नंबर 26 को अभी करें।
आप लोग कर रहे हैं इसको, क्वेश्चन को फर्स्ट पार्ट बताएंगे कुछ ऑप्शन अगर आपने बनाई है तो। आप लोग कर रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 26। गिव मी द आंसर्स भाई, इनके आंसर्स दो। चलिए, अगर आपका हो गया है तो वेल गुड इनफ, अदरवाइज आप घर में प्रैक्टिस करेंगे इसकी, और अगर डाउट होएगा तो वेल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट क्लास। हम नेक्स्ट टॉपिक पे चल रहे हैं। आप लोग कर रहे हैं, शुड आई वेट और मूव टू नेक्स्ट टॉपिक? चलिए नेक्स्ट करेंगे हम, द वैल्यू परक्यूजिव इन रिस्पेक्ट ऑफ व्हीकल अदर देन मोटर कार। मोटर कार के अलावा कोई और व्हीकल है तो उसकी वैल्यू कैसे डिटरमिन करेंगे? मोटर कार के लिए तो ऊपर रूल पढ़ा हमने, यहाँ थोड़ी सिंपल बात हो जाती है, ज्यादा कुछ नहीं है। अगर ऊपर वाला समझ में आ गया तो ये सेम एज इट इज फंडे पे चलेगा। एम्प्लॉयर ओन व्हीकल है, एम्प्लॉयर ओन, उसे मेंटेन कर रहा है, अगर ऑफिशियल पर्पस के लिए अगेन निल।
पर्सनल पर्पस के लिए जो मेंटेनेंस कॉस्ट प्लस डेप्रिसिएशन एट द रेट 10%, बोथ पर्पसेस के लिए है तो रीजनेबल प्रोपोर्शन ऑफ द मेंटेनेंस प्लस डेप्रिसिएशन एट द रेट 10% ऑफ द ओरिजिनल कॉस्ट। क्वेश्चन आपको स्पेसिफिकली प्रोपोर्शन बताएगा कितना परसेंटेज आपने लेके चलना है, 50%, 60%, 70%। द क्वेश्चन विल गाइड यू, तो अकॉर्डिंगली आप वैल्यू को कंसीडर करके चलेंगे। एम्प्लॉय की ओन्ड है और एम्प्लॉयर मेंटेन कर रहा है। अगर ऑफिस पर्पस के लिए तो निल, पर्सनल पर्पस के लिए है तो एक्चुअल मेंटेनेंस डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन ये राइज होता है कि गाड़ी किसकी ओन है, व्हीकल किसका ओन है, एम्प्लॉय ओन है। बोथ पर्पसेस के लिए है तो इसमें जो भी एक्सपेंस इंकर करा है, जैसे हमने ऊपर पढ़ा था कि एक्सपेंस इंकर माइनस 1800 2400, यहाँ पर आपका क्या माइनस करना है, 900 पर मंथ का अमाउंट रिड्यूस करेंगे। और दिस इज गोइंग टू बी एप्लीकेबल टू ऑल एम्प्लॉइज, सेम जैसे हमने ऊपर करा था। अगर आपको डोमेस्टिक सर्वेंट प्रोवाइड कराई जा रहे हैं और सर्वेंट अपॉइंट कर रखे हैं एम्प्लॉयर ने, द एक्चुअल कॉस्ट टू द एम्प्लॉयर इज टैक्सेबल एज परक्विजिट, और सर्वेंट अपॉइंटेड बाय द एम्प्लॉय, एक्चुअल कॉस्ट टू द एम्प्लॉयर और टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ ऑल एम्प्लॉय। ओके ग्रेट, विशाल ने कर लिया है, दैट्स टू नाइस ऑफ यू। बाकी हमारी क्लास के बच्चे बैठे हुए थे। तो अगर देखेंगे सर्वेंट अपॉइंटेड बाय एम्प्लॉयर है तो एक्चुअल कॉस्ट जो एम्प्लॉयर ने पे करी है स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज के हैंड में टैक्सेबल होगी। अगर सर्वेंट अपॉइंट कर रखा है एम्प्लॉय ने खुद ने और एम्प्लॉयर उसका अमाउंट पे कर रहा है तो हर एम्प्लॉय के केस में टैक्सेबल ही होगी, चाहे वो स्पेसिफाइड हो या नॉन स्पेसिफाइड हो। अगर आपको अलाउंस मिल रहा है ये तो परक्विजिट वैल्यू होगी जहां पर एम्प्लॉयर ने आपका एक्सपेंस बियर करा। अगर अलाउंस मिल रहा है तो अलाउंस तो पूरा का पूरा आपका टैक्सेबल होगा, जितना भी अलाउंस मिल रहा है। एक चीज ध्यान रखेंगे, एक सर्कुलर में आया था, बहुत पुराना सर्कुलर है, जिसमें दिया था कि अगर आपको रेंट फ्री अकोमोडेशन के साथ में गार्डनर प्रोवाइड करा जाता है तो जो गार्डनर की सैलरी है, जो मेंटेनेंस कॉस्ट है गार्डन की, शेल नॉट बी टैक्सेबल, उसको कंसीडर नहीं किया जाएगा। ना देखते हैं, श्री भगवान हैज बीन प्रोवाइडेड विद द फॉलोइंग सर्वेंट बाय द हिज एम्प्लॉयर, वॉचमैन अपॉइंटेड बाय द एम्प्लॉयर, और यहाँ पर हमें दे रखे हैं स्पेसिफाइड एम्प्लॉय का केस और नॉन स्पेसिफाइड एम्प्लॉय का केस। वॉचमैन एम्प्लॉयर ने अपॉइंट करा है तो कौन से केस में टैक्सेबल होगा, सिर्फ स्पेसिफाइड के केस में होगा। कुक एम्प्लॉय की वाइफ ने अपॉइंट करा है तो विल कंसीडर इट एज कि एम्प्लॉय ने ही अपॉइंट कर रखा है, तो दोनों केसेस में टैक्सेबल होगा, चाहे स्पेसिफाइड हो या नॉन स्पेसिफाइड। मेड सर्वेंट अपॉइंट बाय द एम्प्लॉयर, जो एम्प्लॉयर अपॉइंट कर रहा है सिर्फ वो स्पेसिफाइड के केस में टैक्सेबल होंगे। स्वीपर, स्वीपर एम्प्लॉय ने अपॉइंट कर रहा है तो दोनों केसेस में टैक्सेबल होगा। गार्डनर एम्प्लॉय ने अपॉइंट करा है और 1000 पर मंथ का। यहाँ पर इस चीज का ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर भगवान को, श्री भगवान को रेंट फ्री अकोमोडेशन में मिली है जो ओन्ड बाय एम्प्लॉयर है और फिर साथ में गार्डनर मिल रहा है। अभी हमने ऊपर पढ़ा था, सर्कुलर की रेफरेंस दी थी। तो इस केस में कुछ भी अमाउंट टैक्सेबल नहीं होगा। इज इट क्लियर? 27 नंबर क्वेश्चन क्लियर और नॉट? नेक्स्ट इज गैस, इलेक्ट्रिसिटी और वाटर फैसिलिटी। अब यहाँ पर गैस, इलेक्ट्रिसिटी और वाटर फैसिलिटी, अब यहाँ पर थोड़ा सा वेरिएशन आएगा, इस चीज का ध्यान रखेंगे। अगर तो आप गैस एजेंसी वाला एम्प्लॉयर है आपका, ये इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट वाले आपके एम्प्लॉयर हैं और वाटर फैसिलिटी वाले आपके एम्प्लॉयर हैं, ठीक, तो आपकी वैल्यू सिर्फ में जो फ्लेक्सिबल वैल्यू बनेगी वो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बनेगी। इस चीज का ध्यान रखेंगे। अगर जिस तरह आईजीएल वाले हो गए, गैस ऑर्गेनाइजेशन है, वो अपने एम्प्लॉयज को ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं गैस की, तो जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो टैक्सेबल वैल्यू में ऐड की जाएगी। अगर किसी और एजेंसी से लेके, कार्तिक अनम्यूट करें, सॉरी म्यूट करें अपने आप को, इज प्रोवाइडेड फ्रॉम अदर एजेंसीज, तो जो भी प्राइस पे करा है उस एजेंसी को, जिससे पहले कंपनी ने सिलेंडर खरीदा, गैस खरीदी है, इलेक्ट्रिसिटी परचेज करी और फिर आपको प्रोवाइड करी, तो जो भी प्राइस पे करा है उस एजेंसी को, दैट विल बी अ टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्विजिट। अब ये डिपेंड करता है, साथ में इस चीज का भी ध्यान रखना है, बिलिंग किसके नाम पे हो रही है।
बिलिंग किसके नाम पे हो रही है? अगर एम्प्लॉयर के नाम पर बिलिंग हो रही है तो टैक्सेबल सिर्फ स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज के केस में। अगर बिलिंग है एम्प्लॉय के नेम पे, अगर बिलिंग है एम्प्लॉय के नेम पे तो टैक्सेबल होगा इन द हैंड्स ऑफ ऑल एम्प्लॉय, चाहे स्पेसिफाइड हो या नॉन स्पेसिफाइड हो। अगर एम्प्लॉयर से कुछ पैसा, एम्प्लॉय से कुछ पैसा रिकवर किया जाता है, एम्प्लॉयर अगर एम्प्लॉय से कुछ पैसा रिकवर करता है, इन दैट केस, इन दैट केस कह रहे हैं जो भी अमाउंट रिकवर करा जाएगा उसे टैक्सेबल वैल्यू से रिड्यूस कर दिया जाएगा। नेक्स्ट इज परक्विजिट इन द केस ऑफ एजुकेशन। फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करी जा रही है। अगर ये फैसिलिटी एम्प्लॉय के लिए दी है कि वो उसको एजुकेट करा जा रहा है, उसके एम्प्लॉय को फर्दर एक्स्ट्रा हायर एजुकेशन के लिए, तो जो भी अमाउंट पे करा जा रहा है देयर विल बी नो टैक्सेबल वैल्यू। अगर उसके फैमिली मेंबर्स को ये सर्विस प्रोवाइड करी जा रही है, अगर ये फैमिली मेंबर्स को सर्विस प्रोवाइड करी जा रही है तो ये देखना है कि वो किस इंस्टीट्यूशन में दी जा रही है। पहला कोई पार्ट इन्होंने बोला कि अगर एम्प्लॉय को एजुकेट करने का खर्चा दिया जा रहा है देयर विल बी नो टैक्सेबल वैल्यू। अगर उसके फैमिली मेंबर्स के लिए सर्विस प्रोवाइड करी जा रही है, फिर आप देखोगे कौन से इंस्टीट्यूशन में ये सर्विस प्रोवाइड करी जा रही है। अगर वो इंस्टीट्यूशन एम्प्लॉयर का ओन्ड है, अगर वो इंस्टीट्यूशन एम्प्लॉयर का ओन्ड है तो ऐसे केस में, ऐसे केस में जितनी एजुकेशन है सिमिलर इंस्टीट्यूशन की उसी एरिया में जो इंस्टीट्यूशन में मिलती है सर्विस उसको लोगे और एग्जाम्पशन दोगे 1000 पर मंथ पर चाइल्ड शैल बी टैक्सेबल। और यहाँ मैक्सिमम और मिनिमम नंबर ऑफ चाइल्ड नहीं है, एग्जाम्पशन कितने की है? फ्लैट 1000 पर मंथ पर चाइल्ड की एग्जाम्पशन मिलेगी। ठीक है। दूसरा पार्ट, अगर ये इंस्टीट्यूशन इज नॉट बीइंग ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर, अगर वो इंस्टीट्यूशन एम्प्लॉयर का ओन्ड नहीं है, ठीक, बस ड्यू टू दैट एम्प्लॉयमेंट उसको वहां पर एडमिशन मिला हुआ बच्चे को या फैसिलिटी मिल रही है, इन दैट केस सेम फंडा रहेगा, कॉस्ट ऑफ एजुकेशन लेस एग्जाम्पशन 1000 पर मंथ पर चाइल्ड। चाइल्ड के अलावा किसी और फैमिली मेंबर को मिल रही है तो कॉस्ट ऑफ सच एजुकेशन इन सिमिलर सिचुएशन शैल बी पूरा टैक्सेबल, 1000 पर मंथ पर चाइल्ड वाली एग्जाम्पशन ग्रांट नहीं की जाएगी। लास्ट केस में आते हैं जहां पर बोला जा रहा है कि जो एजुकेशन एक्सपेंडिचर है एम्प्लॉय का, एम्प्लॉय ने खर्चा करा, पैसे अपनी पॉकेट से फिल करे और उसके बाद में जाके अपने एम्प्लॉयर से उसका रिम्बर्समेंट क्लेम कर लिया, उसके बाद जाके क्या कर लिया? रिम्बर्समेंट क्लेम कर लिया। तो जो भी रिम्बर्समेंट क्लेम करा जाए, जो भी रिम्बर्समेंट क्लेम करा जाएगा दैट विल बी द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ द पक्ष, तो उसे टैक्सेबल वैल्यू कंसीडर करा जाएगा जितना भी अमाउंट रिकवर करा। अगर तो ये अमाउंट रिम्बर्समेंट के तौर से लिया जा रहा है, स्कूल फी जो है डायरेक्टली एम्प्लॉयर पे कर रहा है, तो चाहे वो नॉन स्पेसिफाइड एम्प्लॉयड हो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय हो टैक्सेबिलिटी आएगी। इन एनी अदर केस, स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के केस में टैक्सेबिलिटी आएगी। फर्दर आपके ट्रांसपोर्ट वाले, जिससे ये बस आपका ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी में आपका एम्प्लॉय ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस करता है और आपको फैसिलिटी यूज करने को मिलती है फ्री ऑफ कॉस्ट, लेट्स से फ्री ऑफ कॉस्ट, तो जितना भी अमाउंट पे है, जो भी आपका अमाउंट पेड होगा उस, लेट्स से अगर आप 4 लोग जा रहे हो घर के तो 4 लोगों का टिकट कितना बनता है, कोई और अगर पर्सन आता तो उस अमाउंट को हम आपकी वैल्यू ऑफ टैक्सेबल परक्विजिट में लेकर जाएंगे। इन एनी अदर केस जहां पर आपको कंपनी से फ्री एम्प्लॉयमेंट मिल रही है, फ्री ट्रांसपोर्टेशन मिल रहा है, तो उस केस में जो भी एक्चुअल कॉस्ट एम्प्लॉय ने पे करी है उस फैसिलिटी के लिए वो एम्प्लॉय के हैंड में टैक्सेबल होगी। ये ध्यान रखेंगे जो रेलवे एयरलाइंस वाले हैं जो अपने एम्प्लॉयज को सर्विस प्रोवाइड करते हैं उस केस में कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा। अगर आपको कन्वेंस फैसिलिटी मिल रही है घर से ऑफिस जाने की, ऑफिस से घर आने की, फ्री ट्रांसपोर्टेशन आपको मिल रहा है, वो भी नहीं होगा आपके हैंड में। और फर्दर अगर आपसे बीइंग एन एम्प्लॉय कुछ अमाउंट रिकवर कर रहा है आपका एम्प्लॉय, तो उसे आप रिड्यूस कर देंगे और रेस्ट अमाउंट टैक्सेबल करेंगे। दिस इज अ जनरल फंडा, जहां पर आपसे कुछ भी रिकवरी करी जा रही है बीइंग एन एम्प्लॉय तो वो एडअप, उससे आप अपनी टैक्सेबल वैल्यू को रिड्यूस कर देंगे। नेक्स्ट चीज आपके पास आता है इंटरेस्ट फ्री लोन। इंटरेस्ट फ्री लोन ऑन कंसेशनल रेट लोन में मैंने आपको एक बात बताई थी, हमने एग्जाम्पशन डिस्कस करी थी। अगर ये पेटी लोन है, छोटे अमाउंट 20,000 तक का, तो देयर विल बी नो टैक्सेबल वैल्यू।
अगर उससे ज्यादा का है तो टैक्सेबल वैल्यू निकालनी पड़ेगी। जिस टाइम मैंने आपको बोला था मार्केट का इंटरेस्ट रेट देखेंगे, मार्केट का इंटरेस्ट रेट हमने क्या बेस लेके चलना है, एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जो लोन के रेट्स हैं वो किस रेट पे इंटरेस्ट रेट पे लोन देता है, हम वो इंटरेस्ट रेट पिक करेंगे फॉर कंप्यूटेशन ऑफ दिस डिपॉजिट वैल्यू। ठीक, यहाँ पर ये जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होंगे वो मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग मंथली बैलेंस के ऊपर होंगे। इस पे होंगे मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग मंथली बैलेंस पे आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट करा जाएगा। अगर आपने मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, अगर आपने मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए लोन लिया है ऑर्गेनाइजेशन अपनी कंपनी से और आपको कोई मेडिकल इंश्योरेंस नहीं मिला है, आपको कोई मेडिकल इंश्योरेंस नहीं मिला है, आपने कंपनी से लोन लिया, तो उस केस में कोई भी टैक्सेबल वैल्यू ऐड नहीं करी जाएगी। केसेस कि आपने एक्सपेंस करा, आपने लोन लिया, ट्रीटमेंट कराया, क्लेम डाला, मेडिक्लेम आपको मिल गया। लेट्स से आपने लोन लिया था 50,000 का, इंश्योरेंस कंपनी से आपको क्लेम मिल गया है 45,000 का। ठीक, तो ऐसे केस में जो 45,000 आपको मिले हैं, आपको क्या करना चाहिए, मैंने किसको दे देना चाहिए, अपने एम्प्लॉयर को वापस कर देने चाहिए अपना लोन हटाने के लिए। बट अगर आप फिर भी वो लोन रीपे नहीं करते हो तो उसके बाद की जो एग्जम्पशन है वो अब आपको नहीं मिलेगी। अब आपको एग्जम्पशन नहीं मिलेगी मेडिकल ट्रीटमेंट वाली, और आपको उस इंटरेस्ट कंपोनेंट पे इंटरेस्ट कंपोनेंट को अपनी टैक्सेबल वैल्यू में ऐड करना पड़ेगा। ठीक, जो आप लेके चलोगे कि भाई हमने इंटरेस्ट किस पे निकालना है, ओपनिंग पे लेके चलना है या क्लोजिंग पे लेके चलना है, उस पे देखेंगे कि यहाँ पर जो आपने आउटस्टैंडिंग बैलेंस लेके चलना है अपने हर लोन का, लास्ट डे ऑफ ईच मंथ को लेके चलना है। लास्ट डे में जो बैलेंस होगा उसके बेस पे आप कंप्यूटेशन करोगे। आपके इस मॉड्यूल में लेट्स आगे चेक करेंगे कोई क्वेश्चन है इन सब के ऊपर कि नहीं। नेक्स्ट इज ट्रैवल, टूरिंग, हॉलीडे, होम एक्सपेंडिचर ऑन हॉलीडे। अब यहाँ पर आपके ट्रैवल टूरिंग के लिए जो एक्सपेंसेस दे रहा है आपका एम्प्लॉयर दे रहा है, इसमें आपका बीइंग एम्प्लॉय के तौर पे या मेंबर ऑफ हाउस होल्ड, उन सबके खर्चों की बात करी जा रही है। अगर तो ये फैसिलिटी मेंटेन बाय द एम्प्लॉयर है और सबको अवेलेबल नहीं है, इज नॉट अवेलेबल यूनिफॉर्मली टू ऑन एम्प्लॉयज, तो इसमें जो नोशनल कॉस्ट है सच फैसिलिटी की वो आप ऐड करेंगे, या बेसिकली हो जाता है नोशनल कॉस्ट पे वो फैसिलिटीज जो ऑफर करे हैं अदर, जिससे हम पब्लिक को ये अमाउंट पे करते, पब्लिक से जो अमाउंट रिकवर करते हैं इस फैसिलिटी का, तो वो अमाउंट हम आपकी टैक्सेबल वैल्यू में एड अप कर देंगे। अगर आपका ऑफिशियल टूर है, अगर आपका ऑफिशियल टूर है और उस पे जो मेंबर ऑफ हाउस होल्ड है आपको एक कंपनी कर रहे हैं, तो जो आपका एक्सपेंडिचर होगा एक कंपनी का, जो साथ में हाउस होल्ड मेंबर गए हैं, आपका तो ऑफिशियल टूर है, आपने जाना था, एक्सपेंस इंकर होना था, वो तो कोई टैक्सेबल वैल्यू नहीं बनता। बट आपके मेंबर ऑफ हाउस होल्ड आपके साथ चले गए हैं, तो जो आपके मेंबर ऑफ हाउस होल्ड है उनके जो एक्सपेंसेस हैं दैट विल बी योर टैक्सेबल वैल्यू। आपका 3 दिन का टूर था, आपने 4 दिन का कर दिया या 5 दिन का कर दिया कि आप घूमोगे वहां पर, तो जो एक्स्ट्रा पीरियड आपने एक्सटेंड किया है उसे आपकी टैक्सेबल वैल्यू ऑफ अपोजिट माना जाएगा। अगर कोई और सिनेरियो निकल के आता है तो जो भी एम्प्लॉयर ने एक्सपेंस इंकर करा है दैट विल बी आपकी टैक्सेबल वैल्यू मानी जाएगी। और अगर एम्प्लॉयर ने कुछ रिकवरी करी है आपसे तो or through paid vouchers are not transferable, usable any only at eating joint, तो ऐसे केस में अगर तो मील की वैल्यू अप टू ₹50 है, अप टू ₹50 है, तो देयर विल बी नो टैक्सेबल वैल्यू। अगर 50 से ज्यादा की है तो उस केस में जो एक्स्ट्रा अमाउंट दिया जा रहा है दैट विल बी योर टैक्सेबल वैल्यू। बट अगर उसकी रिकवरी आपसे हो गई है, अगर उसकी रिकवरी आपसे हो चुकी है तो उस केस में कोई
टैक्सेबल वैल्यू नहीं आएगी। लेट्स से एक थाली है 100 रुपीज में आपको प्रोवाइड करी जा रही है, अप टू 50 तो एग्जाम्प्ट है, उसमें कोई टैक्सेबल वैल्यू नहीं मिलती। अगर 50 आपसे रिकवर कर लिए हैं तो कोई टैक्सेबल वैल्यू नहीं होगी। अगर आपसे वो एक्स्ट्रा पैसा रिकवर नहीं कर रहे तो दैट विल बी अ टैक्सेबल परक्विजिट वैल्यू। गिफ्ट वाउचर और टोकन गिवन बाय द एम्प्लॉयर, अगर आपका एम्प्लॉयर गिफ्ट दे रहा है अप टू द वैल्यू ऑफ 5000, तो जो अप टू द वैल्यू ऑफ 5000 है नो टैक्सेबिलिटी। हाँ उससे एक्सेस होगा तो देयर विल बी अ टैक्सेबल वैल्यू। बट अगर आपको कैश गिफ्ट मिल रहे हैं या ऐसे गिफ्ट मिल रहे हैं जिनको आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, इन दैट केस ये 5000 की एग्जम्पशन आपको अवेलेबल नहीं होगी। ठीक है, और यहाँ पर ये पर गिफ्ट की वैल्यू नहीं है, टोटलिटी में आप देखेंगे टोटलिटी में कितना अमाउंट बन रहा है। जैसे इलस्ट्रेशन 28 में है, मिस श्रद्धा रिसीव्ड द रिस्ट वॉच 3000, गोल्डन चेन वर्थ 12,000 फ्रॉम हर एम्प्लॉयर मिस्टर राजू। तो ऐसे केस में 3000 की तो रिस्ट वॉच की गोल्डन चेन, टोटल गिफ्ट हो गया 15,000 का। तो इस केस में आपको एग्जाम्पशन कितने 5000 की एग्जाम्पशन मिल जाएगी, रेस्ट 25,000 भी टैक्स है। यहाँ तक की टैक्स है आप लोग को। यहाँ तक है। आ रहा जा रहा है। क्रेडिट कार्ड में कर क्रेडिट कार्ड की बेस में यहाँ जो एक्सपेंडिचर इंकर हो रहा है, क्रेडिट कार्ड अगर ऑफिशियल पर्पस जो भी क्रेडिट कार्ड के एक्सपेंसेस हैं उसमें कुछ भी टैक्सेबल वैल्यू एड अप नहीं होगी। बट हाँ, जहां पर क्रेडिट कार्ड के एक्सपेंसेस आपके पर्सनल एम्प्लॉय उसे पर्सनल पर्पस के लिए यूज कर रहा है, एम्प्लॉयर के लिए भी यूज कर रहा है, अगर ऐसा केस है तो उसमें अगर कोई डायरेक्टली पेड बाय द एम्प्लॉयर अमाउंट, कुछ भी अमाउंट एम्प्लॉयर ने पे करा है, एम्प्लॉयर वाला अमाउंट लेंगे, रिड्यूस कर देंगे जो एम्प्लॉय से इन्होंने रिकवर करा है, रेस्ट अमाउंट टैक्सेबल होगा एम्प्लॉय के हैंड। अगर रिम्बर्समेंट होती है तो जो रिम्बर्स हुआ है वो भी टैक्सेबल किसके हैंड में होगा, एम्प्लॉय के हैंड में टैक्सेबिलिटी आएगी। यानी क्रेडिट कार्ड का जो भी एक्सपेंस हुआ, यानी क्रेडिट कार्ड से हमने जो भी स्वैपिंग करी, पेमेंट्स करी हैं, उनके ऊपर बोला जा रहा है। अगर वो पेमेंट क्रेडिट कार्ड की पूरी पेमेंट, नॉट अबाउट द चार्जेस ओनली, जो पूरी की पूरी पेमेंट है अगर एम्प्लॉयर ने पे करी है तो वो ऐड हो जाएगी टैक्सेबल वैल्यू में एज इट इज। ऐसे ही क्लब एक्सपेंसेस की बात है, अगर तो क्लब के पास सॉरी एम्प्लॉयर के पास में क्लब की मेंबरशिप है और फैसिलिटी एम्प्लॉय यूज कर रहा है, उसके मेंबर कर रहे हैं, तो जो भी इनिशियल फी पेड थी वो तो टैक्सेबल नहीं होगी। बट इसके रेस्पेक्ट में जो भी अमाउंट इंकर्ड करा गया है, जो भी अमाउंट इंकर्ड करा बाय एम्प्लॉयर फॉर मेंटेनिंग सच फैसिलिटी शैल बी टैक्सेबल। कुछ इनिशियल पे आपको करना पड़ता है, फिर वो एनुअल सब्सक्रिप्शन आपको देने पड़ते हैं, तो जो एनुअल सब्सक्रिप्शन पे करे जा रहे हैं वो टैक्सेबल वैल्यू में कंसीडर करे जाएंगे। अगर आपका क्लब बेसिकली हेल्थ क्लब, स्पोर्ट्स या सिमिलर फैसिलिटी का क्लब आपने ज्वाइन कर रखा है और सब एम्प्लॉयज को ये सर्विस प्रोवाइडेड करी गई है, तो उसमें कोई टैक्सेबल वैल्यू आप ऐड नहीं करेंगे।
अगर एक्सपेंसेस इंकर्ड है होनली एंड एक्सक्लूसिवली फॉर द ऑफिस पर्पस, तो इस केस में भी कोई टैक्स ट्रीटमेंट नहीं करना है। अगर एक्सपेंसेस की रिम्बर्समेंट हो रही है, अगर एक्सपेंसेस की रिम्बर्समेंट हो रही है, अगर वो डायरेक्टली पेड बाय द एम्प्लॉय है, अगर वो डायरेक्टली पेड बाय द, जो भी खर्चा हुआ है माइनस जो भी रिकवर कर रखा है एम्प्लॉय से, दैट विल बी टैक्सेबल। इवन रिम्बर्समेंट भी कर रखी है तो भी पूरा वो टैक्सेबल होगा। अब अभी हमने जो व्हीकल की बात करी थी, मोटर कार की बात करी थी, अब इसके रिस्पेक्ट में कोई और मूवेबल एसेट दे दिया, जैसे कोई फ्रिज दे दिया, लैपटॉप दे दिया, मोबाइल फोन दे दिया। अगर आपका एम्प्लॉयर आपको ये सारी मूवेबल एसेट्स दे रहा है, तो ऐसे केस में अगर वो एम्प्लॉयर की ओन्ड है तो 10% ऑफ द ओरिजिनल कॉस्ट, अगर हायर पे ली हुई है तो जो भी अमाउंट पे बाय द एम्प्लॉयर है वो उसको एडअप करेगा सिंपल। रदर अगर कंप्यूटर लैपटॉप की यूसेज है तो वो एग्जम्प्टेड परक्विजिट में आएगी। इसके अलावा आपको जो फैसिलिटीज दी हैं, जो भी फ्रिज आपको दे रखा है, टीवी आपके यहाँ लगा रखा है, तो उन सबको हमने एडअप करना है। नेक्स्ट इज कि अगर आपका एम्प्लॉयर आपको कुछ एसेट सोल्ड कर देता है, लेट्स से कि ऑफिस में कुछ पुराने एसेट्स रखे हैं, यहाँ पर अब उसको डिस्पोज ऑफ कर रहा है एम्प्लॉयर और उसके बिहाफ पे नहीं लेके आ रहा है, तो यहाँ पर अगर वो एम्प्लॉय को वो यूज्ड एसेट दे देता है, अगर वो एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को वो यूज एसेट दे रहा है, तो यहाँ पर टैक्सेबल वैल्यू निकालनी पड़ेगी। जो यूज एसेट दिया है उसको एडअप कर दिया जाएगा। जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स है, कंप्यूटर है, मोटर कार है, और एनी अदर केस में यहाँ रेट दे रखे हैं हमें डेप्रिसिएशन के। अभी तक हम जब हर जगह पढ़ते आ रहे थे 10% ऑफ द ओरिजिनल कॉस्ट, 10% ऑफ द ओरिजिनल कॉस्ट लेके चलो, एसएलएम बेस था। अगर इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स कंप्यूटर है तो वहां पर आपने 50% लेके चलना है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से, मोटर कार के लिए 20% लेके चलना है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से, रेस्ट 10% ले जाएगा। तो आपने करना क्या है, ओरिजिनल कॉस्ट लेंगे एम्प्लॉयर के लिए कितनी है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कंप्लीट ईयर की, अगर 10 दिन है या 2 महीने है, 4 महीने हैं, उन सबको आप एक हटा देंगे। ठीक है, कंप्लीट ईयर के आपने पूरे पूरे एसेट के डेप्रिसिएशन लेना है, WDV आएगी, अगर अमाउंट चार्ज करा एम्प्लॉय से वो, रेस्ट इज योर वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सर्विस। रेट्स आपने यही यूज करने हैं, इसके अलावा कोई और रेट यूज नहीं करेंगे। ठीक है, अब जब हम ये इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की बात करें तो यहाँ पर है डेटा स्टोरेज, हैंडलिंग डिवाइसेस लाइक कंप्यूटर, डिजिटल डायरी और प्रिंटर्स की बात करते हैं। होम हाउस होल्ड अप्लायंसेस लाइक वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, मिक्सर वगैरह की बात नहीं की जा रही है। अभी जिस तरह आपके पास में कंप्यूटर, कार्ड, टेलीविजन और सोफा सेट, तो यहाँ पर हमने जो पार्ट लेके चलना है, सोफा सेट जो हमने ऊपर पार्ट दिया है, कंप्यूटर, कार्ड, टेलीविजन, इन सबकी WDV सबसे पहले निकालनी है। सबसे पहले हमें क्या निकालनी है, WDV निकालनी है, फिर इसे हम कंपेयर करेंगे सेल वैल्यू से। अगर आपसे कोई एम्प्लॉयर ने पैसा रिकवर करा उनको कंसीडर करेंगे और रेस्ट फिर प्रोपोर्शन निकालेंगे कि टैक्सेबल वैल्यू कितनी है। तो मेन आपका थोड़ा सा इसमें हैंड फ्री होना चाहिए कि भाई WDV वैल्यू आपने कैसे कंप्यूट करनी है। जैसे इस क्वेश्चन में कंप्यूटर के केस में 2 लाख का कंप्यूटर था, डेप्रिसिएशन अब आप फुल ईयर देखे कहाँ से ले रहे हैं, फुल ईयर का मतलब ये नहीं पूरा लेके चल रहे हैं, यहाँ पर जैसे डेट ज्वाइन हुआ उसके हिसाब से ईयर कंप्लीट करना है। जैसे जुलाई में था, जुलाई टू जून, हम कैलेंडर ईयर की बात नहीं कर रहे, ना ही हम यहाँ फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहे हैं। डेट ऑफ यूसेज से एक एक साल देखना है। जैसे इस वाले पार्ट में आएंगे 1 जुलाई 19 से 18 अगस्त 19 तक, तो पूरा ईयर कंप्लीट नहीं हुआ, तो हमने कोई भी डेप्रिसिएशन यहाँ नहीं। एक बार जल्दी से आप इनकी डेप्रिसिएशन की वर्किंग करके देखें। एक बार कैलकुलेटर से वर्किंग करके देखें आप।
नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। आप लोग इसके वर्कआउट करके देखेंगे, इजी तरीके से डेप्रिसिएशन निकल जाएगा, ऐसा कुछ हार्ड नहीं है। चलिए नेक्स्ट आते हैं मेडिकल फैसिलिटी के केस में। मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइडेड इन इंडिया, मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइडेड इन इंडिया। अब इसमें अब्रॉड वाली मेडिकल फैसिलिटी को भी कवर अप कर रखा है और इंडिया वाली को भी कवर अप कर रहा है। जब हम इंडिया वाले पार्ट में आते हैं तो यहाँ देखना है कि जो मेडिकल फैसिलिटी है कहाँ प्रोवाइड करी गई है। यहाँ पर एम्प्लॉय और उसके फैमिली मेंबर्स के लिए है, एम्प्लॉय और उसके फैमिली मेंबर्स के लिए है। अगर वो फैसिलिटी ले रहे हैं हॉस्पिटल, क्लिनिक, डिस्पेंसरी और नर्सिंग होम जो एम्प्लॉयर वाले हैं तो पूरा का पूरा एग्जाम्प्ट रहेगा, कोई भी टैक्सेबल वैल्यू नहीं बनेगी। फर्स्ट थिंग। दूसरा, अगर आप अपने मेडिकल बिल की रिम्बर्समेंट ले रहे हैं, रिम्बर्समेंट ऑफ मेडिकल बिल ऑफ द एम्प्लॉय और इस फैमिली, जिसमें हॉस्पिटल मेंटेन है गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी के से और हॉस्पिटल अप्रूव बाय द गवर्नमेंट और फॉर इट्स एम्प्लॉय, तो उस केस में भी वो फुल्ली एग्जाम रहेगा। अगर पेमेंट और रिम्बर्समेंट है बाय एम्प्लॉयर ऑफ मेडिकल एक्सपेंस incurred by an employee on himself, his family in a hospital which is approved by CCIT for the prescribed diseases like cancer, TB, AIDS, etc. यहाँ पर अब एम्प्लॉय को अपनी जो सर्टिफिकेट है रिस्पेक्ट टू स्पेसिफाइड डिजीज और जितना अमाउंट पे करा है उसकी रिसीट अटैच करनी है अपने रिटर्न के साथ। तो जितना भी अमाउंट क्लेम करा है दैट इज फुल्ली एग्जम्प्टेड। अगर आपका एम्प्लॉयर ग्रुप मेडिकल इंश्योरेंस दे रहा है, अगर आपका एम्प्लॉयर ग्रुप मेडिकल इंश्योरेंस का प्रीमियम भर रहा है आपका, तो वो भी पूरा एग्जाम्प्ट रहेगा। अगर एम्प्लॉयर ने कोई इंश्योरेंस प्रीमियम लिया है, अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय का इंश्योरेंस प्रीमियम रिम्बर्स करा है फॉर हिट्स हेल्थ और उसके हेल्थ ऑफ एनी मेंबर ऑफ हिज फैमिली, तो वो भी फुल्ली एग्जम्प्ट माना जाएगा। LIC की बात नहीं कर रहे, हम मेडिक्लेम के प्रीमियम की बात कर रहे हैं। यहाँ पर मेडिक्लेम की जो इंश्योरेंस रहती है, मेडिकल इंश्योरेंस रहती है, वो अमाउंट पे कराए तो वो भी पूरा एग्जाम रहेगा। अगर फैसिलिटी प्रोवाइडेड है आउटसाइड इंडिया, तो यहाँ पर जो मेडिकल एक्सपेंडिचर है, जो कॉस्ट ऑफ स्टेइंग अब्रॉड है, पेशेंट प्लस वन अटेंडेंट केयर टेकर किसी है, तो जितना भी अमाउंट स्टेट कर रखा है RBI ने वो अमाउंट लेकर चलेंगे। कॉस्ट ऑफ ट्रेवल पेशेंट प्लस वन अटेंडेंट की, यहाँ पर अब थोड़ा सा ध्यान रखना है आपने कि अगर उस एम्प्लॉय की इनकम, अगर उस एम्प्लॉय की इनकम 2 लाख से एक्सीड नहीं करती है, इन दैट केस वो पूरा का पूरा एग्जम्प्टेड माना जाएगा, अदरवाइज वो टैक्सेबल होगा। अगर आपको फिक्स मेडिकल अलाउंस मिल रहा है वो पूरी तरह से टैक्सेबल होगा। जो फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस मिल रहा है वो पूरी तरह से टैक्सेबल रहेगा, इस चीज का ध्यान रखेंगे आप। यहाँ मेंबर्स की फैमिली की डेफिनेशन देख लेंगे एक बार। स्पाउस, चिल्ड्रन, पेरेंट्स, ब्रदर, सिस्टर, और ये कब होंगे? जब दे आर होनली और मेनली डिपेंडेंट ऑन हिम। स्पाउस तो आपके एज इट इज लिए जाएंगे, चाहे डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है। पेरेंट्स, ब्रदर, सिस्टर वो डिपेंडेंट होंगे सिर्फ तभी कंसीडर करे जाएंगे। यहां हम क्वेश्चन कर लेते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 30। फिक्स मेडिकल अलाउंस मिल रहा है, इट इज गोइंग टू बी फुल्ली टैक्सेबल। अपार्ट फ्रॉम दिस petty medical bill of 25,000, Z and his family get a medical treatment in dispensary maintained by the employer। तो जो हमने कहा एम्प्लॉयर से कराया है तो वो वैसे ही टैक्सेबल नहीं होगा, एग्जाम्प्ट है।
वैल्यू ऑफ फैसिलिटी प्रोवाइडेड टू जेड एंड फैमिली मेंबर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। अब इस केस में जब जेड को दिया है कोई नहीं आएगी वैल्यू, एग्जाम्प्ट होगा। स्पाउस की भी एग्जाम्प्ट होगी। मेजर सन है, चिल्ड्रन था उसमें डिपेंडेंसी फोकस नहीं करनी है, निल रहेगा। माइनर डॉटर भी निल रहेगा। डिपेंडेंट यंगर ब्रदर उसकी भी वैल्यू नहीं ली जाएगी। इंडिपेंडेंट यंगर सिस्टर तो उसकी वैल्यू कंसीडर करेंगे आप, टैक्सेबल होगा वो। डिपेंडेंट सिस्टर इन लॉ है वो भी दिया जाएगा। अब आता है बिल का पार्ट, जो मेडिकल बिल की उसने रिम्बर्समेंट कराई है। यहाँ देखेंगे अपने पास reimbursement of medical bill of employee or his family of hospital maintained by the government or any hospital provide approved by the government for its employee। वहां पर हमने फुल्ली एग्जाम पढ़ा है। फर्दर यहाँ भी देख लेते हैं पेमेंट और रिम्बर्समेंट बाय द एम्प्लॉयर ऑफ मेडिकल एक्सपेंसेस, जो उसके यहाँ पर कुछ प्रिस्क्राइब डिजीजेज इन्होंने दे रखी है। अगर वो प्रिस्क्राइब डिजीजेज होंगी तो फुल्ली एग्जाम है, अदरवाइज वो टैक्सेबल। तो इस केस में जो रिम्बर्समेंट इससे लिए 25,000 की, ना तो स्पेसिफाइड डिजीजेस के बारे में बोल रहा है, इन दैट केस वो पूरा का पूरा अमाउंट आपका टैक्सेबल होगा। इलस्ट्रेशन आप अपने होमवर्क में करेंगे। एलटीसी लीव ट्रेवल कंसेशन, लीव ट्रेवल कंसेशन में बोल रहे हैं कि भाई आपको छुट्टी पे भेजा जा रहा है घूमने के लिए। यहाँ पर जिस तरह बोला जा रहा है ट्रेवल कंसेशन, ट्रेवलिंग का खर्चा आपका, लेट्स से अगर हम कहते हैं कि आप घर से एयरपोर्ट गए, एयरपोर्ट से फ्लाइट में बैठे और फिर वहां पर आप एयरपोर्ट से अपने होटल में गए, तो यहाँ जो ये फ्लाइट का खर्चा है सिर्फ इसकी रिम्बर्समेंट मिलेगी, इस फ्लाइट के खर्चे की रिम्बर्समेंट मिलेगी, दूसरे की रिम्बर्समेंट नहीं मिलने वाली। जो ये आपने ट्रैवलिंग करी है, घर से एयरपोर्ट गए, वहां से एयरपोर्ट से होटल गए, तो जो ट्रैवलिंग वाला पार्ट है उसमें ये वाले एक्सपेंसेस को आपने इंक्लूड नहीं करना। फर्स्ट थिंग यहाँ पर एग्जम्पशन जो आपको मिलेगी, एग्जम्पशन तब मिलेगी अगर आपकी जर्नी परफॉर्म होगी ड्यूरिंग द सर्विस और आफ्टर जाएगी। प्रेजेंट एम्प्लॉयर है, फॉर्मर एम्प्लॉयर, तब भी मिल जाएगी। ये जो ट्रिप आपका ट्रिप है वो इंडिया में होना चाहिए, इंडिया के बाहर नहीं, विद इन द इंडिया होगा, आउटसाइड इंडिया वाले को नहीं मिलेगी एग्जम्पशन। सिटीजन है नहीं है तब भी चल जाएगा। स्टे कॉस्ट, रहने के खर्चे को एग्जाम नहीं करा जाएगा और टैक्सेबल वैल्यू में ऐड करेंगे। तो जो जर्नी का आपका अमाउंट है वो सिर्फ प्लेस ऑफ ओरिजिन से लेकर जो रिचेस्ट फारदेस्ट पॉइंट जिस पे आप पहुंच गए हैं वहां तक के एक्सपेंस की बात करी जा रही है। और यहाँ पर आपने शॉर्टेस्ट रूट लेना है, लॉन्गेस्ट रूट नहीं लेना है। अगर बाय एयर जर्नी परफॉर्म कर रहे हैं तो एयर इकोनॉमी क्लास का फेयर मिलेगा, शॉर्ट का, लॉन्गेस्ट का नहीं। कि आपने फ्लाइट ही लंबी पकड़ी है, 2 जगह रुक के जा रही है 4 घंटे की, उसको नहीं मिलेगा। रेल वाले केस में एयर कंडीशन फर्स्ट क्लास फेयर, where the place of original and destination is connected by rail but journey is performed by any other mode of transport, तो सेम एज अबव ही जाएगा। यहाँ पर अब देखना है कि अगर रेल का कनेक्शन नहीं है, अगर रेलवे का कनेक्शन नहीं है, आपके पास रिकॉग्नाइज पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम एग्जिस्ट करता है, जिससे हम कहें कि हरियाणा की अपनी बस चलती है, हिमाचल की अपनी टूरिज्म गवर्नमेंट की बसेस चलती हैं, तो वहां पर एक स्टैंडर्ड सिस्टम है, तो उस केस में फर्स्ट क्लास और डीलक्स क्लास फेयर आपको एग्जाम करा दिया जाएगा। अगर कोई रिकॉग्नाइज पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं है तो देखेंगे कि आपका डिस्टेंस कितना था, उस डिस्टेंस के हिसाब से रेलवे वाले कितने पैसे चार्ज करते और उसके इक्विवेलेंट फर्स्ट क्लास एसी फेयर आपका एग्जाम कर दिया जाता है। और इसके अलावा अगर आपको एम्प्लॉयर पैसे दे रहा है, एक्सेस में पैसे दे रहा है, उसको हम टैक्सेबल कंसीडर करेंगे। मैक्सिमम टू मैक्सिमम 4 कैलेंडर ईयर में, 4 कैलेंडर ईयर में आप 2 बार ये जर्नी परफॉर्म कर सकते हो। और मान लो कि आपने दोनों बार नहीं अवेल करा है, 4 कैलेंडर ईयर में एक बार भी आप कहीं घूमने नहीं गए, तो आप क्या करोगे, इसे नेक्स्ट ईयर में, नेक्स्ट जो ब्लॉक आएगा आपका, नेक्स्ट 4 ईयर का ब्लॉक आएगा, उसमें आपको एक एडिशनल जर्नी मिल जाएगी, 2 नहीं मिलेगी, एक एडिशनल जर्नी आपको मिल जाएगी, बट उसको आपको पहले ही ईयर में यूज करना पड़ेगा। और फैमिली का मतलब यहाँ आता है स्पाउस और चिल्ड्रेन, पेरेंट्स, ब्रदर, सिस्टर, जो मेनली उसके ऊपर डिपेंडेंट हो। और जो चिल्ड्रेन है यहाँ पर 2 अलाउड है,
2 से ज्यादा का जो होगा वो रेस्ट एक्सेस एग्जम्पशन नहीं मिलेगी। फिक्स लीव ट्रेवल अलाउंस, अगर फिक्स लीव ट्रेवल है उसको एग्जम्पशन नहीं मिलती, वो टैक्सेबल होगा। इसके ऊपर क्वेश्चन है, आप अपनी एक्स्ट्रा बुक से क्वेश्चन देख लीजिएगा। रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड हमारा ऑलरेडी डिस्कस था। अब हम सेक्शन 16 की डिडक्शन देखेंगे। आप जो भी अमाउंट यहाँ ऊपर से वर्कआउट करके निकालोगे, जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में आपको स्लाइड में दिखाया था, वहां हमने बेसिक सैलरी, बोनस फी, कमीशन, अलाउंसेस लिए, परक्विजिट वैल्यू लिए, ग्रेचुटी जो आपके रिटायरमेंट बेनिफिट्स है उनकी वैल्यू ली। तो इन सबका टोटल क्या फॉर्म करता है, आपकी ग्रॉस सैलरी डिटर्मिन करता है। दैट विल बी योर ग्रॉस सैलरी। उस ग्रॉस सैलरी से आपको 3 डिडक्शन मिलती है। फर्स्ट इज स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 और अमाउंट ऑफ ग्रॉस सैलरी विच एवर इज लोअर। अगर किसी की सैलरी 40,000 की है, 50,000 की डिडक्शन तब मिलेगी, 40,000 की मिलेगी। हाँ, अगर 1 लाख की सैलरी है तो 50,000 की आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगी। एंटरटेनमेंट अलाउंस के नाम पे ये सिर्फ और सिर्फ मिलती है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को। ये डिडक्शन किनको मिलेगी, सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को डिडक्शन मिलेगी। 3 पार्ट है। एक्चुअल एंटरटेनमेंट अलाउंस 5,000 और 20% ऑफ बेसिक सैलरी। एक्चुअल एंटरटेनमेंट अलाउंस 5,000 और 20% ऑफ बेसिक सैलरी विच एवर इज लोअर, उसकी डिडक्शन मिलेगी। देखेंगे सर, यहाँ पे आपको वर्कआउट करके दिखा रखा है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में स्टैंडर्ड डिडक्शन थी। एंटरटेनमेंट अलाउंस की डिडक्शन, एक्चुअल इन्होंने एंटरटेनमेंट अलाउंस कर रखा है 48,000 का। 20% ऑफ द बेसिक सैलरी, बेसिक सैलरी जो 96,000, इसका 20% करा। स्टेचुरी अमाउंट आपके पास 5,000 है। तीनों में से लोअर कौन सा हो गया, 5,000 का स्टेचुरी अमाउंट हो गया, एंड दैट विल बी अलाउड एज डिडक्शन अंडर सेक्शन 16(2). अब प्रोफेशनल टैक्स है। प्रोफेशनल टैक्स और तो दिल्ली में नहीं लगता, बट कुछ स्टेट्स हैं जहां पर प्रोफेशनल टैक्स पे करा जाता है या टैक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट पे करा जाता है। और इसकी डिडक्शन आपको कैश बेसिस पे मिलेगी, यानी जब आप उसकी पेमेंट करेंगे तभी डिडक्शन मिलेगी। चाहे एम्प्लॉय ने पे करो चाहे एम्प्लॉयर ने पे करो, डिडक्शन मिलेगी। अगर एम्प्लॉयर पे करता है तो उसमें सबसे पहले तो उसे हम एज अ टैक्सेबल परक्विजिट ऐड करेंगे और फिर उसके बाद में डिडक्शन माइनस कर देंगे। जैसे कि इस केस में आया प्रोफेशनल टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर ऑन बिहाफ ऑफ द एम्प्लॉय 1600। तो जो पे करा पहले 1600 वो हमने ऐड कर दिया, फिर उसके बाद जो इसमें 1600 यहाँ पे करा था उसकी डिडक्शन भी अलाउ कर दिया। ऑल्दो क्वेश्चन ने 600 का बोला है, इसने एम्प्लॉय ने खुद भी पे करा है। जो पेमेंट कर रही है उसकी तो पूरी डिडक्शन मिल जाएगी। पेमेंट हुई है 2200 की, चाहे एम्प्लॉयर ने करी चाहे एम्प्लॉय ने करी हो। बट एम्प्लॉयर वाली उसको क्या करेंगे, आप सैलरी का पहले पार्ट बनाएंगे, प्रोफेशनल टैक्स पहले पेना और उसके बाद डिडक्शन अलाउ करेंगे। इज इट क्लियर? ये आपको लास्ट में इन लोगों ने समरी दे रखी है, मॉड्यूल में आप देखेंगे सैलरी डिफरेंट पर्पसेस के लिए क्या क्या मेंटेन करके इसके वर्कआउट करना है। तो आपको कहीं अलग से नोट करने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली यहाँ से रेफर कर सकते हैं। विद दिस पार्ट आपका सैलरी पूरा कंप्लीट होता है। इसके जितने भी क्वेश्चंस हैं, इसके जितने भी क्वेश्चन है आप प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ तक का पार्ट क्लियर है? यस, आयुष का क्वेश्चन है मोबाइल एक्सपेंसेस। देखिए, जो टेलीफोन की रिम्बर्समेंट है, जो टेलीफोन की रिम्बर्समेंट है वो टैक्सेबल नहीं होगी। इवन इंक्लूड जो मोबाइल फोन की है उसमें भी ये सेम क्लॉज अप्लाई होगा, और उसमें भी कोई जो मोबाइल की रिम्बर्समेंट या टेलीफोन की रिम्बर्समेंट कर रहे हैं वो टैक्सेबल नहीं होगी इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय।
किसी बच्चे ने कोई टॉपिक पूछना हो तो पूछ सकता है।